स्टार्ट किया, थोड़ा देखिएगा, मतलब इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे। ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट फंडामेंटल, संडे इवनिंग है तो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल का चर्चा होता रहता है। लास्ट वीक नहीं हुआ था, आप लोग जानते हो क्यों नहीं हुआ था, तो ठीक है सर, आज तो होगा। और आज डिस्कशंस बहुत वाइटल है सर, बहुत वाइटल, मतलब ये समझ लो कि सर फंडामेंटल में एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया आज आप लोगों को बिल्डअप होगा। ऐसे इतना दिन क्या कर रहे थे सर, इतना दिन में तो हम लोग फंडामेंटल्स का पूरा बेस बना रहे थे, जैसे कि बैलेंस शीट को समझना, पीएल को समझना, कैश फ्लो समझना, ठीक है, रेशियो एनालिसिस को मतलब कैलकुलेट करना, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस में एनुअल रिपोर्ट रीड करने जानना, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटी से मतलब क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, सारा का सारा, कैसे एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड किया जाता है, किस तरह से कंपनी का रिपोर्ट पढ़ा जाता है, किस तरह से कंपनी का फंड बैलेंस शीट वगैरह देखा जाता है, पीएल देखा जाता है, कैसे मतलब सब अलग अलग मतलब आइटम को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ तो सीखे। उसके बाद सर हम लोग और इंटरेस्टिंग वे में जब हम लोग डिटेल्स में मतलब किसी भी स्टॉक का जो फंडा है उसको किस तरह से चूज करना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करूंगा सर वैल्यूएशन प्रिंसिपल। आप लोग स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन के बारे में काफ़ी सुनते हो कि सिंपल अगर मैं कहूँ ना कि क्या ये स्टॉक सही दाम पे चल रहा है, मन में चलता है ना, क्या टाटा मोटर्स अभी सही दाम है सर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग हमेशा मन में रखते हैं। क्या ये दाम पे इसको बाई करना सही रहेगा या फिर अभी ये ज़रूरत से ज़्यादा दाम में चल रहा है, क्या ऐसा क्वेश्चन मन में चलता है सर? हेलो, अरे ऐसा क्वेश्चन मार्केट में बहुत चलता है सर, सभी के मन में। क्या 300 सपोज मानो किसी स्टॉक का प्राइस है चल रहा है 1000 में, तो क्या ये 1000 रुपीज़ सही दाम है? सपोज डीमार्ट क्या 4000 के आसपास में चल रहा है, क्या सही दाम है? सपोज टाटा मोटर्स 300 350 में चल रहा है, क्या सही दाम है? आईटीसी एक पर्टिकुलर प्राइस में चल रहा है, क्या सही दाम है? ये सही है करके दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ दिमाग खराब नहीं करना है, अपने पास इतना एनालिसिस होना चाहिए कि हम लोग मार्केट में कोई कंपनी का शेयर ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है इजीली समझ सकते हैं। जैसे टेक्निकल पे भी समझ सकते हैं ना सर, आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में भी रहते हो, आई नो, वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं सर टेक्निकल में भी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और कितना ज़्यादा अंडर प्राइस्ड है, बट टेक्निकल का कॉन्सेप्ट अलग, टेक्निकल का कॉन्सेप्ट अलग, वो कुछ शॉर्ट टर्म टेक्निकल कॉन्सेप्ट यूज होता है वहाँ पर, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट में किसी स्टॉक में अगर आपको लंबा जाना है, से फॉर एग्जांपल आज बाई करके बहुत दिन बाद आप रखना चाहते हो, होल्ड करना है, फिर उसके बाद आप सेल करोगे, तो फिर आपको उसके लिए स्टॉक का फंडा को समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है फाइनेंशियल पॉइंट में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फाइनेंशियल पॉइंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग देखते हैं सर इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या देखते हैं? हाँ ज्योति, हम लोग फाइनेंस में भी पढ़ते हैं ना ये सब चीजें, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या रे? यस सर, है ना, तो एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। तो कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू, अगर कोई ओरिजिनल प्राइस से ज़रूरत से ज़्यादा दाम में चल रहा है इसका मतलब ओवर प्राइस्ड है, तो आपको होल्ड करना है, अभी बाद में बाई के लिए सोचना पड़ेगा। या फिर अगर ओरिजिनल प्राइस मतलब जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर उसके नीचे चल रहा है, तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आप बाई के लिए जा सकते हो, यस यू कैन गो लॉन्ग, ओके, मतलब आप उस पर्टिकुलर स्टॉक पे लंबा जाने के लिए सोच सकते हो। बाकी और भी पैरामीटर्स हैं, चेकलिस्ट का लंबा चेकलिस्ट हम लोग पढ़ के आए सर फंडामेंटल में। हाँ सर, चलो मैं देरी नहीं करूंगा, आज मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ सर। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एंड फ्री कैश फ्लो का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल टूल्स है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, बट उतना भी टफ नहीं है। हाँ ऑब्वियसली फाइनेंस का हार्डकोर एरिया है, तो मजा तो आने वाला है क्योंकि आप लोगों का फाइनेंस भी स्ट्रांग है, आप लोग फाइनेंस अलग से भी पढ़ते हो, ऊपर से फंडामेंटल भी करते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, बट आप लोग जल्दी समझ जाओगे, ये तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कॉन्सेप्ट, ये सब बातें बहुत ज़्यादा होगा। मतलब आप बोल सकते हो सर हार्डकोर फाइनेंस का एरिया है, बट सीरियसली सर बहुत मजेदार, जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें भी समझ आएगा, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी समझ आएगा, बट हाँ अगर कोई फाइनेंस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो फिर ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि भाई आप फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करो, मतलब आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा बेहतर होता है।
चलो सर मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आपसे बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, जस्ट मुझे कंफर्म कर दीजिएगा एक बार कि क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों से। अरे स्क्रीन शेयर है कि नहीं? हेलो। है ना था। ओके ठीक है। तो ये रहा सर हमारा इक्विटी रिसर्च। तो बेसिकली ये कौन सा पार्ट चल रहा है सर? इक्विटी रिसर्च पार्ट चल रहा है। हम लोग एक्चुअली इक्विटी को रिसर्च कर रहे हैं कि इक्विटी रिसर्च मतलब फंडामेंटल रिसर्च। दिस इज नॉट टेक्निकल रिसर्च, दिस इज अ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, एक होता है सर टेक्निकल रिसर्च जहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म वे में ढूंढते हैं कि कौन सा स्टॉक में ट्रेडिंग लेना चाहिए, बट दिस इज आवर फंडामेंटल रिसर्च। एंड फंडामेंटल रिसर्च में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर? फंडामेंटल रिसर्च में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, अगर आपको किसी स्टॉक में लंबा जाना है तो क्या आप पर्टिकुलर स्टॉक में लंबा जा सकते हो, मतलब क्या ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सकते हो। सवाल चलता है ना सर मन में, क्या स्टॉक को ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रख सकते हैं या फिर जल्दी जल्दी छोड़ देना चाहिए, कितना दिन के लिए करना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अगर वॉरेन बफेट का लैंग्वेज यूज़ करो, वॉरेन बफेट किसी किसी स्टॉक में ऐसा दिमाग लगाते हैं सर कि उनको लगता है कि स्टॉक को लाइफ लॉन्ग इनफाइनाइट टाइम तक आप पकड़ के रख सकते हो। हाँ सर, ऐसा बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या रे, किया कि नहीं किया? वॉरेन बफेट का मोट वाला एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, याद है क्या? हाँ सर, वॉरेन बफेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था सर, मोट। याद है किसी को भी, आप लोगों को याद नहीं क्या? अगर याद नहीं है सर, प्रीवियस लेक्चर से ज़रूर एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। उसमें हम लोग ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात किए थे। ड्यू डिलिजेंस में एक बहुत गजब कॉन्सेप्ट होता है मोट बोल के, और दिस मोट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली बिल्ड बाय कौन सा? एक्चुअली बिल्ड बाय वॉरेन बफेट। ऐसे बोलना चाहिए, वॉरेन बफेट एक ही है, ठीक है। तो ये दी मोट मतलब हर एक स्टॉक का ना एक अपना मोट होता है, ठीक है। मोट मतलब क्या? मोटिव सर। इट्स नॉट एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो ये देखो सर, मोट और इकोनॉमिक मोट, ठीक है, मतलब इट्स लाइक मोटिव ऑल्सो, बट हर एक का एक मोट होता है। ये टर्म भी वॉरेन बफेट ने दिया, ठीक है। टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय वॉरेन बफेट। ओके, तो वॉरेन बफेट ने ये वाला बहुत गजब का बोला था कि किसी भी स्टॉक के बारे में किस तरह से मोट क्रिएट किया जाता है। तो ये वाला हम लोग ना ड्यू डिलिजेंस वाला चैप्टर में पढ़े थे सर, आप लोग शायद भूल गए हो। बहुत गजब का डिस्कशन था। विक्रांत गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विक्रांत, तेरे को याद है ये ड्यू डिलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम लोग वॉरेन बफेट का आपका मोड वगैरह ये सब डिस्कशन किए थे? थोड़ा थोड़ा याद होगा शायद, थोड़ा बहुत दिन पुराना बात हो गया, हो सकता है 2-3 वीक और 4 वीक पहले का बात है, बट याद सर होगा। हाँ बोलो। डिलिजेंस ड्यू हाँ डिलिजेंस किया था वो तो याद है। ये सर वही ड्यू डिलिजेंस का ही पार्ट है सर ये मोड। अगर भूल गए तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों से, ठीक है, डोंट वरी। ज़रूर एक बार आप मुझे बताइएगा कि सर मुझे मोड वाला क्लास शेयर कीजिए, मैं शेयर करूँगा, ठीक है। ये ड्यू डिलिजेंस जहाँ पर है वहीं पर मोड के बारे में डिस्कस हुआ था। कोई बात नहीं सर, चलो अभी डिस्कशंस को और फंडामेंटल लेवल में आगे बढ़ाना है। तो एक तरह का आज आपको मैं ये बता सकता हूँ कि इक्विटी रिसर्च का आज फाइनल पार्ट है, ठीक है। ऐसा मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ सर कि इक्विटी रिसर्च हम लोग कुछ दिनों से हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल्स में बात कर रहे हैं, और आज मैं इक्विटी रिसर्च का फाइनल स्टेज में, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच गया सर। और इस फाइनल स्टेज में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, ये चेकलिस्ट तो याद होगा आप लोगों को? अरे चेकलिस्ट, यस सर। थैंक यू सर। तो फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को चूज जब आप करते हो ना, लंबा जाना है, बाई करके कितना दिन तक होल्ड करना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लाइफ लॉन्ग, मरने दम तक, हाँ सर, कितना दिन, तो ये सब बातें आज आपको क्लियर हो जाएगा सर कि कितना दिन होल्ड करके रखे। तो और एक स्पेशल बात मैं आज इक्विटी रिसर्च में आपसे करूंगा, दैट इज, चलो सर एक बार याद दिला लेते हैं कि ये इक्विटी रिसर्च में मेन क्या चक्कर हम लोगों को काटना पड़ा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको एक बार वो एरिया शो कर लूँ, रुको। क्या क्या चीज़ हम लोगों को इक्विटी रिसर्च में मेनली ध्यान देना पड़ा, ये रहा, ठीक है। ये इक्विटी रिसर्च पार्ट 1 जब हम लोग स्टार्ट किया था, मतलब ड्यू डिलिजेंस है, ड्यू डिलिजेंस के बाद, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस सीखने के बाद हम लोग मतलब इक्विटी रिसर्च में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब भी किसी स्टॉक को रिसर्च करना होता है, किसी भी स्टॉक को, हम लोग मार्केट में बहुत सारा ऐप मिलता है ना सर मार्केट में, जैसे कि मनी कंट्रोल वगैरह, एक आपका टिकट टैप टाइप का बहुत सारा ऐप है जहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्स एनालिसिस मिलता है कंपनीज के बारे में, है ना। तो ये कंपनी का एनालिसिस ये लोग तो प्रोवाइड करते हैं, बट आप इस पे या फिर टीवी में भी बहुत सारे लोग आके
किसी भी स्टॉक के बारे में कितना सारा बात करके जाते हैं, क्या रे करके जाता है कि नहीं जाता? ऐसे टीवी में भी ऐसा चलता रहता है ना, जैसे यहाँ पर जा रहा है। अरे जी बिजनेस वगैरह अगर आप ओपन करके देखते हो, ऐसे सर के ऊपर से या नीचे से आता जाता करता है कि नहीं करता? हाँ सर। है ना? तो सवाल यही है, ये तो मार्केट, करेंट मार्केट में क्या सिचुएशन है, लास्ट फ्राइडे का जो सिचुएशन है वो यहाँ पर शो करता है। बट क्वेश्चन इज दैट कि जब आप किसी भी कंपनी में, जैसे सोना BLW, इसके बारे में लास्ट क्लास में सुबह बात कर रहा था, है ना, सुबह सुमित ये लोग चर्चा कर रहा था सोना BLW। अब सवाल था, हम लोग क्लास में भी बात कर रहे थे कि सोना BLW प्रिसिशंस पे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सोना BLW प्रिसिशन जो है, क्या ये स्टॉक सही दाम पे चल रहा है, क्या ये राइट टाइम है इसको परचेस करने का? इंट्रिंसिक वैल्यू में रेट दिखा रहा है, क्या आप लोग देख पा रहे हो सर? इंट्रिंसिक वैल्यू रेट, दैट मींस करेंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो करेंट 558 करेंट प्राइस शो कर रहा है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, ये मैं रैंडमली उठाया, ये कोई सोना BLW का केस स्टडीज नहीं है। आज मैं किसी भी तरह का केस स्टडीज नहीं करूंगा, ये तो मैं आज आपको बस ये बताऊंगा कि स्टॉक प्राइस, करेंट प्राइस जो है वो ज्यादा है कि कम है, ये कैसे पता करोगे? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? किसी भी स्टॉक, रिलायंस का ले लो, टाटा का ले लो, सोना BLW ले लो, जो मन में पसंद है, ठीक है, वो ले लो। ठीक है, बजाज फाइनेंस ले लो, भारतीय एयरटेल ले लो, मतलब जो पसंद है। यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक आपको दिखाई भी दे रहा है। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि जो करेंट मार्केट प्राइस है, क्या ये सही दाम है, मतलब मार्केट में अभी स्टॉक को बाई करने का लॉन्ग टर्म में? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ सर, कोई किसी को कुछ कहना है क्या? ऐसा लगा कुछ कहना चाहते हो? ओके सर, तो देखो सर, ये रहा अपना इंट्रिंसिक वैल्यू का एरिया जो 558 है। ये जो अपना स्टॉक है सोना BLW, ये स्टॉक कुछ दिन पहले IPO आया सर। उसके उस टाइम पे भी हम लोगों ने IPO में भी बोला था कि लंबा रेस का घोड़ा है ये स्टॉक, बहुत दूर जाने का क्षमता रखता है। करेंट जो इसका बिजनेस स्ट्रक्चर है और जो बिजनेस फ्यूचर है वो बहुत लंबा रेस के लिए है। और उस टाइम पे भी बोला था कि अगर IPO भी नहीं मिलता है, IPO मिलता है तो एकदम चार चांद, और अगर IPO नहीं मिलता है तो भी आप जा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर एनालिस्ट को देख सकते हो, तो यहाँ पर भी एनालिस्ट का अभी भी 75% थॉट प्रोसेस है कि यस इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। ये एक सजेशन है, ठीक है। लेकिन सवाल है कि ये सब सजेशन वो लोग किसके बेसिस में कर रहा है? देखो सर क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, है ना। मार्केट में जो लोग एनालिस्ट का जॉब करते हैं, ठीक है, वो लोग भी जब किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस, अपना एनालिसिस दे रहे हैं, तब उनपे उनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर इंट्रिंसिक वैल्यू, और वही मैं आपसे बात करूंगा। बाकी देखो कि फिक्स डिपॉजिट के साथ रिटर्न में ज्यादा है कि कम है, ठीक है, डिविडेंड रिटर्न देता है कि नहीं देता, एंट्री पॉइंट। देखो सर ये डिविडेंड रिटर्न का डेटा नहीं है, बिकॉज ये न्यू कंपनी लिस्टेड हुआ है, इसलिए एंट्री पॉइंट यस इज अ गुड टाइम, नो रेड फ्लैग, मतलब किसी भी तरह का प्रोमोटर हेल्डिंग वाला सिचुएशंस बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, रेड फ्लैग मतलब वो बताता है। तो सिंपल, स्टॉक सही दाम है कि नहीं है, प्राइस करेंटली सही है कि नहीं है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो उसी का चर्चा होगा सर आज। आज आपको मैं यही सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्साइटेड होगी नहीं? बताना सर। सर अगर हम लोग एक्साइटेड ना भी होंगे, आप जबरदस्ती बोल बोल के एक्साइटेड कर दोगे। अच्छा, हम लोग क्लास में ये पूरा का पूरा फंडामेंटल क्लास में एक पर्टिकुलर कंपनी को बेसिकली केस स्टडीज तो नहीं बोलूंगा, बट एक पर्टिकुलर केस स्टडीज को बेस बना के उसका एनुअल रिपोर्ट रीड किया। कंपनी का नाम याद है ना आप लोगों को सर? अरे किस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड किया? अमरन राजा बैटरी ना। थैंक यू सर। तो ये एक्चुअली ये इसका एनुअल रिपोर्ट के थ्रू से हम लोगों ने सारा का सारा डेटा का चर्चा किया, और कोई रीजन नहीं है। मतलब अमरन बैटरी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये मेरा पूरा का पूरा फंडामेंटल में एकदम बात नहीं था। बेसिकली अमरन बैटरी का एनुअल रिपोर्ट से हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट रीड करना, PL बैलेंस शीट समझना, कैश फ्लो एनालिसिस करना। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो भी 2013-14 का डेटा यूज किया, और फिर आप लोग घर पे 1920 का डेटा यूज किए हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठाओ और कंपनी का एनालिसिस करना स्टार्ट करो। लेकिन आज आपसे मैं वही बात करूंगा कि अमरन बैटरी का ही डेटा फिर से यूज करना है। ये सब आपको करेंट डेटा दिख रहा है, ठीक है, दीज आर ऑल करेंट डेटा। अगर अच्छा करेंट डेटा वाइज, करेंट डेटा मतलब एकदम रिसेंट बात में इंट्रिंसिक वैल्यू इसका पॉजिटिव बता रहे हैं, मतलब करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, बता रहे हैं कि स्टॉक में बाय हो सकता है। 50% एनालिस्ट कहता है कि यस स्टॉक में बाई है, लेकिन
अभी बिजनेस में उस ऐसा कुछ खास बात नहीं है। कुछ प्लांट कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में क्लोज भी कर दिया गया था ड्यू टू सम एनवायरमेंटल इश्यूज, तो ऐसा कुछ बात रिसेंट ट्रेंड में सुनने को आया, तो स्टॉक अभी थोड़ा साइडवेज मार्केट में चल रहा है। अगर आप लास्ट 1 मंथ भी देखते हो, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत साइडवेज काफी दिनों से चल रहा है। लास्ट 1 साल में ग्रोथ हुआ है सर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर से डाउन में गया है सर, ठीक है, साइडवेज। मतलब लास्ट 4-5 साल में मार्केट बस 20 में सही किया, बाकी सब साइडवेज चल रहा है। बट उससे पहले अगर आप देखोगे, देखो सर 13-14 के टाइम पे स्टॉक का क्या ग्रोथ था, जिस टाइम पे ये एनालिसिस करवा मतलब हुआ था सर, जो हम लोग क्लास में इतना दिन से कर रहे हैं। ओके सर, चलो ये सब छोड़ो, ये सब तो होता जाएगा, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है सर, इक्विटी रिसर्च। ओके, अब इक्विटी रिसर्च में 3 पॉइंट बहुत वाइटल है सर। इक्विटी रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। ओके सर, किसी भी बिजनेस का चेकलिस्ट हम लोगों ने पढ़ के आया है सर, कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एकदम सर कुछ सवाल का जवाब चाहिए। उसके साथ साथ आता है सर एप्लीकेशन ऑफ द चेकलिस्ट। स्टॉक को चूज करने से पहले चेकलिस्ट को देखो, चेकलिस्ट फुलफिल करे, चेकलिस्ट फुलफिल करे तो बात को आगे बढ़ाओ। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सर, सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशन। क्या एस्टिमेशन? इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशन टू अंडरस्टैंड द फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू अंडरस्टैंड द फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक। जो आज का हीरो है सर, आज का हीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो फाइनल भी बता सकता हूं मैं कि ये करने के बाद आपको इक्विटी चूज करने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। नॉट जस्ट आपको, कोई भी ये समझ ले, सबको समझ आ जाएगा। जो भी मार्केट के साथ कनेक्टेड है, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी को अगर ये चीज पता चल जाए ना सर, वो स्टॉक के बारे में काफी कॉन्फिडेंट दिखेगा। स्पेशली लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, मतलब 6 मंथ से लेके 1 ईयर 10 ईयर लाइफ लॉन्ग के लिए अगर कोई स्टॉक खरीद के रखना चाहते हैं, सिंपल करोड़पति बनने का फंडा यहीं पर छुपा हुआ है। मजाक नहीं कर रहे सर, एकदम मजाक नहीं कर रहे। मिलीनियर बिलीनियर जो भी सपना देखता है ना, आप लोगों में से कोई कोई है, आज काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर पाया, किसी का नेटवर्क इश्यूज है, बिकॉज बहुत जगह में साइक्लोन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बारिश हो रहा है, तो फिर भी कोई मिलीनियर बनना चाहता है, कोई बिलीनियर बनना चाहता है, तो ये मिलीनियर बिलीनियर सारे के सारे आप तभी बन सकते हो जब आप ये वाला बात समझ जाओ। ठीक है, जब आप ये वाला बात समझ जाओ। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा सर किसी भी इक्विटी को देखने के लिए। तरुण बाबू, गुड इवनिंग तरुण बाबू। आवाज पाচ্ছেন? हेलो, आवाज পাচ্ছেন আমার? আমি আপনার আওয়াজ কিন্তু পাচ্ছি না। তরুণ বাবু, সাউন্ড আসছে কি আমার? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ধরে নিচ্ছি কি আপনি আমার সাউন্ড পাচ্ছেন, নাহলে হোয়াটসঅ্যাপে লিখতে পারেন। ওকে, ঠিক আছে, কন্টিনিউएशन করছি। ओके, तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात को आगे बढ़ाते हैं कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का इक्विटी को रिसर्च करने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, जो हम लोग ऑलरेडी काफी पुराना क्लासेस में, मतलब लास्ट 4-5 क्लासेस में डिस्कस किए हैं। चेकलिस्ट वी नो, बट टुडेज डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फाइनल, वेरी वेरी फाइनल पॉइंट ऑफ द इक्विटी रिसर्च, इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशन। बार बार बोल रहा हूँ सर, ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड द फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक, अंडरस्टैंड द फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो हाउ टू डू दैट? ओके, चलो सर, इक्विटी रिसर्च ऑलमोस्ट फाइनल पार्ट में पहुंच चुके हैं सर। अच्छा, इक्विटी रिसर्च फाइनल पार्ट में हम लोग, अच्छा और एक बात, अगर आप लोगों को याद होगा सर कि हम लोग इक्विटी रिसर्च में लास्ट क्लास, किसको याद है? अगर क्या बोलते हैं, अपना विक्रांत को याद हो सकता है, रोशनी को याद हो सकता है, हम लोग पिज्जा मशीन का एक एनालिसिस किया था, याद है क्या किसी को? पिज्जा मशीन का एनालिसिस, हाँ थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। किसी को याद है क्या? एक न्यू पिज्जा मशीन खरीदना था, एक दो दोस्त के बीच में मशीन पिज्जा बिजनेस का हिसाब चल रहा था, है ना, 2 फ्रेंड्स के बीच में डील चल रहा था। तो अल्टीमेटली डीसीएफ, बेसिकली वो जो मतलब टॉपिक था प्रीवियस फंडामेंटल क्लासेस में, डीसीएफ प्राइमा, जिसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। कौन सा टेक्निक?
डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज किया गया था। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टेक्निक जो फाइनेंस में बहुत जबरदस्त यूज होता है, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग पढ़ते हो, आई नो, ठीक है, जो लोग CS भी पढ़ते हो या फिर नॉर्मल भी बहुत लोग हैं जो लोग अपना फाइनेंस को मजबूत करना चाहता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डेवलप करना चाहता है। जरूरी नहीं कि फाइनेंस डेवलप करना है तो आप लोग MBA इन फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS या CMA, सबको तो डिग्री का जरूरत हमेशा नहीं पड़ता, कुछ चीजें नॉलेज बेस्ड होते हैं, तो सिर्फ फाइनेंस का भी नॉलेज आप डेवलप कर सकते हो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए फिर से या कोई डिग्री लेना या CS या CMA जैसे कोई पढ़ाई करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस ओनली फाइनेंस को बूस्ट कर सकते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, आई नो, क्लास में भी बहुत लोग हैं जो फाइनेंस अलग से सिर्फ फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए, मैनेजमेंट को बूस्ट करने के लिए करते हैं। ओके, डजंट मैटर। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक या DCA प्राइमर, ये भी डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आई मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास तो केस स्टडीज हुआ था दो कंपनी में, उससे पहले वाले क्लासेस में, जहां पर हम लोग पिज्जा मशीन्स के बेसिस में और किसी भी स्टॉक के बेसिस में एक प्योर एनालिसिस बनाया था सर, कि क्या पिज्जा मशीन सही दाम में मार्केट में बिक रहा है अगर आपको बिजनेस करना है तो। एक फाइनल डिस्काउंट मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसा था सर, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि कनेक्टेड है, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक के साथ थोड़ा बहुत जरूर कनेक्टेड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने सिखाया था, NPV, याद है क्या रोशनी? NPV ऐसे तुम लोग FM में भी पढ़ते हो, विक्रांत को पूछ रहा हूँ सर, विक्रांत NPV মনে আছে? यस सर। है ना? बस তরুণ বাবু কি এখনো আমার আওয়াজ পাচ্ছেন? তরুণ বাবুর আওয়াজ এখন পাচ্ছি না, তরুণ বাবু নেই, ওके ठीक है, चलो। तो NPV का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली था, वो NPV का कॉन्सेप्ट क्या था सर, कि आपको DCA पैरामीटर वही होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वही होता है सर, जिसमें आपको किसी भी स्टॉक का ना प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना होता है। ऐसे हम लोग पिज्जा मशीन्स का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढे थे और ऐसा एक कंक्लूजन्स में पहुंचे थे, द NPV इन दिस केस इज 32,80,842। This also means the value of all the future cash flows from the pizza machine in today's terms 32,80,842. So if George has to buy the pizza machines from Vishal, he has to ensure the price is 32,80,842. मतलब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू समझ में आ जाए ना, तो एक्चुअली आपको समझ में आ सकता है कि जो आप सोच रहे हो ना फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आप जब भी कोई कंपनी का स्टॉक परचेस करते हो, ठीक है, अगर आप आज अमरन बैटरी परचेस करना चाहते हो या फिर कोई दूसरा स्टॉक, सपोज आप भारतीय एयरटेल परचेस करना चाहते हो, HDFC बैंक परचेस करना चाहते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर परचेस करना चाहते हो, इंडिगो परचेस करना चाहते हो, जो भी स्टॉक पसंद है, ITC परचेस करना चाहते हो, आपके मन में एक चलता है ना कि इसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन किसी का फ्यूचर समझने के लिए उसका प्रेजेंट समझना जरूरी है, ये सर नो? हाँ सर, किसी का फ्यूचर समझने के लिए क्या प्रेजेंट समझना इंपॉर्टेंट है, ये सर नो? है ना? तो दैट इज वाई NPV, ओके। जो हम लोग पिज्जा मशीन्स का जो क्लास है ना, जिन लोगों का मिस है, अगर बाई चांस या भूल गए हो, प्लीज एक बार वो पिज्जा मशीन्स वाला जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का क्लास है ना, एक बार गो थ्रू कर लो सर, अगर बाई चांस भूल गए हो, अगर बाई चांस मिस हो गया है, प्लीज, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो वाला समझ जाओगे ना, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू या टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर कंपनी का किसी भी चीज का, कि कोई एसेट परचेस करना है, कोई स्टॉक परचेस करना है, तो आज के डेट में वो क्या वैल्यू होना चाहिए, वो अगर वो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, तो इट्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो सर अभी भी आप ये नहीं बताएं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। यस सर, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था सर कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, अगर आप लोगों को रिकॉल हो गया तो अभी हम बात करेंगे सर, ठीक है। तो चलो, रिकॉल हुआ रे ज्योति, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, विक्रांत, प्रीवियस लेक्चर्स याद आ रहा है क्या? पिज्जा मशीन्स, इक्विटी का रिसर्च का चेक लिस्ट, बिजनेस फंडामेंटल, सब याद आ गया होगा। अगर याद आ गया है तो आज एकदम सर फोड़ देंगे आप लोग, हम लोग आज फोड़ देंगे सर। चलो, क्या फोड़ना है? स्टॉक का वैल्यू करना है। अच्छा, वी डिस्कस्ड अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू इन द प्रीवियस चैप्टर, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। अगर किसी का मिस है, प्लीज गो थ्रू अगेन। NPV plays a very important role in the DCA valuation model.
DCF वैल्यूएशन, दैट मीन्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। ये DCF वैल्यूएशन मॉडल जो है ना, ये स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन करने का सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है। ऐसे और भी छोटा मोटा मॉडल है, बट ये सबसे सेलिब्रेटेड मॉडल है। बाकी सब चीज ऐसे ही समझ में आ जाएगा, जैसे कंपेरेबल मॉडल वगैरह है, बट ये मॉडल अगर आपको समझ में आ जाए, आप मानो कि आप स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा तीर मारना सीख गए, इतना समझ के चल सकते हो। बट हाँ, प्रैक्टिस के साथ बेहतर बनोगे हर चीज में। तीर मारना मतलब तीर चलाना आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मतलब किसी को भी हरा दोगे। तीर चलाना आ जाएगा, अब इसके बाद जितना प्रैक्टिस बढ़ाओगे तब जाके आप इस मैटर में और मास्टर करोगे, अपने आप को और मास्टरी बनाओ देगे। ठीक है सर। तो DCF वैल्यूएशन मॉडल क्या है? हैविंग अंडरस्टूड दिस concept, we now need to understand a few other topics that are related to DCF valuation model. In fact, we will learn about more about this concept by implementing the DCF model on Amaran batteries. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पूरा का पूरा ये फंडामेंटल एनालिसिस Amaran बैटरी के एनुअल रिपोर्ट चूज करके किया, वो हमारा मर्जी था इसीलिए। ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ले सकते हो। इवन बीच बीच में हम लोग अदानी रिपोर्ट भी यूज किए, क्या रे, है ना, अदानी। कभी हम लोग ITC का भी रिपोर्ट यूज किया, मुझे जितना याद आ रहा है, और एक कंपनी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ कुछ कंपनी बीच बीच में हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठा लो, फर्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल तो फंडामेंटल ही होता है। हाँ, कंपनी टू कंपनी बिजनेस अलग हो सकता है, बट फंडामेंटल चेक करने का तरीका अलग नहीं हो सकता। ओके, मतलब हाँ, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस का तरीका अलग होने के कारण बिजनेस का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। जैसे अदानी का बिजनेस, Amaran का बिजनेस ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट फंडामेंटल चेक करने का सिस्टम थोड़ी ना अलग हो जाएगा, वो तो तरीका सेम रहेगा। ओके सर, तो आगे चलो सर। तो DCF या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फाइनेंस का बहुत सेलिब्रेटेड मॉडल है। इनफैक्ट वी लर्न मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट बाय इंप्लीमेंटिंग DCF मॉडल ऑन Amaran बैटरी या फिर Amara राजा बैटरी। ठीक है, ये आपका एक्साइड का ही बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। विद दिस वी विल कंक्लूड थर्ड स्टेज ऑफ इक्विटी रिसर्च, दैट इज द वैल्यूएशन। सर अब आए उठ पहाड़ के नीचे। हाँ, इतना दिन से फंडामेंटल पढ़ा रहे हो, एक दिन भी वैल्यूएशन समझ में नहीं आ पाया, ऐसे तब कैसे आएगा समझ में? बिकॉज वैल्यूएशन तो लास्ट में जाके होगा ना। इतना दिन हम लोग वैल्यूएशन का जुगाड़ लगा रहे थे कि वैल्यूएशन सीखने के लिए आपको जो जो पॉइंट याद करना है, सारा का सारा पॉइंट एक बार पहले डिस्कस तो कर देना पड़ा ना सर। मतलब इतना लास्ट ऑलमोस्ट 14-15 क्लासेस हो चुका है आई थिंक, और उससे भी ज़्यादा। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द प्राइस ऑफ द पिज्जा मशीन, जो मैं आपको अभी रिकॉल करा रहा था, we look at the future cash flows from the pizza machine and discounted them back to get present value, है ना सर। पिज्जा मशीन्स का डिस्काउंटेड कैश फ्लो किया, और पता चला कि आज के डेट में वो पिज्जा मशीन्स का क्या दाम हो सकता है। We added all the present value of future cash flows to get the NPV. NPV क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर से बता रहा हूं, अगर पिज्जा मशीन वाला क्लास अगर आप लोगों ने बाई चांस मिस किया या भूल गए, जरूर देखना, बिकॉज NPV का कॉन्सेप्ट तो सर प्रीवियस लेक्चर्स में ही होके रखा है। Towards the end of the previous chapter, we also toyed around with the idea what will happen if the pizza machine is replaced by the company stock. मतलब पिज्जा मशीन तो हमारा बस एक कहानी था, विशाल और जॉर्ज का, दो फ्रेंड था, विशाल और जॉर्ज, है ना सर, याद होगा आप लोगों को। ये आप लोगों ने अभी बोला कि सर याद आया आप लोगों को। विशाल एंड जॉर्ज के बीच में एक कहानी था पिज्जा का, बट बाद में हम लोगों ने उस सेम कहानी को, जो पिज्जा मशीन का कहानी था, उस पिज्जा की कहानी को हम लोग स्टॉक में मतलब कन्वर्ट कर दिए थे। ठीक है, तो पिज्जा मशीन इज रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज शेयर या स्टॉक। वेल, in that case we just need an estimate of the future cash flow from the company and we will be in position to price the company stock. तो सिंपल बात है, जैसे पिज्जा मशीन का क्या सही दाम है ये ढूंढना जैसे इंपॉर्टेंट हो गया था, वैसा ही स्टॉक का प्राइस सही दाम है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में दिखा रहा था, क्या सोना BLW 555 में सही दाम चल रहा है या 538 में? क्या Amaran बैटरी करंटली 735 इसका सही दाम चल रहा है? क्या भारती एयरटेल प्राइस करने के लिए सही है? क्या HDFC बैंक बाई करने के लिए सही दाम है लॉन्ग टर्म के लिए? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अलग होता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट अलग होता है, लॉन्ग टर्म में बाई करने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। किसी भी स्टॉक के बारे में आपका टारगेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म मतलब सिंपल बात है, जैसे हमारा जो ट्रेन चलता है ना, लोकोमोटिव ट्रेन, लाइक जो लोकल ट्रेन है, ठीक है, धीरे चलता है बट बहुत दूर लेके जाता है। और बाकी अपना शॉर्ट टर्म में फास्ट में मेट्रो रेल टाइप,
या फिर बुलेट ट्रेन टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर पिज्जा मशीन समझ में आ गया था, डिस्काउंटेड देम बैक टू गेट प्रेजेंट वैल्यू ये भी समझ में आया था। वी एडेड ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टू गेट द एनपीवी, जो हम लोगों ने करके आया। Towards the end of the previous chapter, you also toyed around this idea what will happen if the pizza machine is replaced by company stock. Well, in that case, we just need an estimate of future cash flows from the company and we will be in positions to price the company stock. तो सिंपल बात है सर कि कंपनी का शेयर सही दाम में चल रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी हो जा रहा है। कंपनी का शेयर का प्राइस सही दाम पे चल रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी हो रहा है। तरुण बाबू बोलून, শুনতে পাচ্ছেন? নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আপনার বোধহয়। Okay, अच्छा, but what cash flow are we talking about? Now question is that कि cash flow समझना है, but what cash flow? Cash flow मतलब जो cash flow statement तो आप लोगों ने सीख के आया। अरे रोशनी, ज्योति, विक्रांत, याद आ रहा है कैश फ्लो का क्लास? Yes, sir. हाँ, पूरा कैलकुलेशन सीखे थे हम लोग कैश फ्लो में। कैश फ्लो में तीन तरह का एक्टिविटी होता है। जल्दी बोल विक्रांत, क्या याद है? चल देखते हैं क्या क्या है, याद है क्या? तू नॉन फाइनेंस है फिर भी पूछ रहा हूँ, एक बार बोल। कैश फ्लो एनालिसिस में तीन चीजें होते हैं मेनली, एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटी क्या है कैश फ्लो में, थोड़ा सा याद? ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, और एक याद नहीं सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। फाइनेंसिंग सर। फाइनेंसिंग, थैंक यू सर। नहीं, विक्रांत एक्चुअली नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, साइंस के स्टूडेंट है विक्रांत, फिर भी विक्रांत को याद है। थैंक यू विक्रांत, वेरी गुड सर, वेरी हैप्पी सर। रोशनी, ज्योति, दे आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, सो मैं उनसे तो उम्मीद लगाना ही नहीं चाहिए, इट्स कॉमन सेंस कि उन लोगों से मेरे को जवाब मिल जाएगा। तो एक्टिविटी तीन तरह का होता है, एक हो जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हो जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड अनदर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अनदर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीन तरह का कैश फ्लो में एक्टिविटी होता है। और ये तीनों एक्टिविटी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था सर, जब हम लोगों ने कैश फ्लो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग करके आए हैं। नाउ पॉइंट इज दैट ये कैश फ्लो एनालिसिस तो हम लोगों को आ गया था, लेकिन क्या आज इसका यूज होगा? यस सर, आज इसका यूज होगा। ऑब्वियसली कैश फ्लो नहीं करना है, आज इसका यूज करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर कैश फ्लो एंड हाउ डू वी फोरकास्ट द फ्यूचर कैश फ्लो फॉर ए कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी फ्यूचर में कितना कैश का फ्लो करेगा, ये बहुत वाइटल है। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताएंगे, किसी भी कंपनी के लिए एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं आप लोगों को, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, यहाँ पर बहुत सारा कंपनी है, अमरन है तो दिख ही रहा है यहाँ पर, HDFC, हिंदुस्तान, इंडिगो, ITC जो चल रहा है यहाँ पर, मतलब ये बाइक ऐसे एक सिस्टम में चल रहा है, मारुति, बहुत सारा कंपनी आपके सामने हमेशा अवेलेबल होता है। मेरा एक सवाल है कि कोई भी कंपनी अच्छा है कि बुरा है, इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट में बताइए मुझे कि कंपनी अच्छा हो सकता है, किससे पता चलता है? कंपनी का सेल्स, है ना, एक कंपनी कितना अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है। एम आई राइट सर? हेलो, यस। प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अरे है ना। है ना। तो सेल करने से क्या होता है? जब बिजनेस अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता है, सेल करने से क्या होता है? रेवेन्यू। ऑब्वियसली रेवेन्यू अर्न होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, सेल जो कर रहा है, कैश सेल कर रहा है कि क्रेडिट सेल कर रहा है? कैश में मतलब नगद में सेल कर रहा है कि क्रेडिट मतलब उधारी में सेल कर रहा है? मतलब देख, सेल तो सेल होता है, सेल में रेवेन्यू जनरेट होता है, बट सेल का जो, अगर सेल के अंदर क्रेडिट सेल भी होगा, क्रेडिट सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम लोग डेटर कहते हैं, जिनको क्रेडिट में सेल करते हैं। क्या डेटर से पैसा जल्दी मिल जाता है या फिर मार्केट में सब पैसा मतलब चुपचाप पड़ा रहता है? तो सिंपल सवाल है कि अगर किसी भी कंपनी का सेल अच्छा रहेगा, किसी भी कंपनी का सेल अच्छा रहेगा तो कैश का फ्लो बिजनेस में अच्छा रहेगा। यस और नो? सेल अच्छा होगा तो कैश फ्लो भी बिजनेस में अच्छा होगा। तो बिजनेस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो बिजनेस में कैश का फ्लो। एम आई राइट और रॉन्ग? आप ही बताओ। राइट सर।
है ना। आप एकदम सिंपल, ज्योति बिजनेस संभालते हैं, रोशनी भी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, आई नो ज्योति का फैमिली बिजनेस है, रोशनी भी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यू ऑल आर, थोड़ा बहुत तो सभी कोई बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते ही हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब भी करते हैं तो वो भी एक बिजनेस की तरह ही चलता है। हर एक बिजनेस का एक सिंपल फंडा होता है, क्या कैश आ रहा है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरे पास पैसा है बिजनेस करने के लिए, क्या मेरे पास पैसा है खुद को ऑपरेट करने के लिए। इवन आप फैमिली देख लो ना, बिजनेस छोड़ो, सिंपल फैमिली सोच लो, फैमिली में जिसका कैश का फ्लो अच्छा होता है वो फैमिली का इनकम या उस फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या बोलते हो, बेहतर है। अरे हम लोग ऐसे रास्ते में निकल के, कोई भी आम आदमी जिसका घर बड़ा होता है क्या सोचते हैं, भाई बहुत पैसा वाला होगा, बट जरूरी नहीं कि हर बड़ा घर में रहने वाला पैसा वाला है। बहुत ऐसा भी लोग हम लोग सोसाइटी में देख सकते हैं सर, कि शायद उसका बड़ा घर नहीं है बट फिर भी उसके पास कैश अच्छा है। हाँ सर, क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन कभी किया आप लोगों ने, कि घर बड़ा नहीं है, मतलब उसका जो हाउस है या मतलब जो घर है उसका, वो शायद उतना भी बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा मकान नहीं है उनके पास, बट कैश का फ्लो अच्छा है उसके पास। ऐसा लोग देखे हो क्या, ये ऑब्जर्व किए हो? यस ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, बड़ा बिल्डिंग होने से शायद उसका एसेट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये भी एक बिजनेस को वैल्यू करने का सिस्टम है, उसको हम लोग एसेट वैल्यूएशन बोलते हैं सिंपल वे में। बट एसेट से भी इंपॉर्टेंट होता है सर डे टू डे कैश का वैल्यूएशन करना। तो यही यही आज का स्टॉक वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझना है तो आपको कैश फ्लो समझना होगा बिजनेस में, जिसको हम लोग फ्री कैश फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फ्री कैश फ्लो। लेकिन क्या मतलब रहा सर इसका फ्री कैश फ्लो का? वेट सर, मैं आज बोला ना, आज आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करूंगा, धीरे धीरे ही आगे बढ़ूंगा। What cash flow are we talking about and how do we forecast the future cash flow of for a company? कोई भी कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो कैसे समझे, कैसे समझे, ओके, कैसे कहूं, ओके, कैसे कहूं फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर कैश फ्लो को समझने के लिए ये डीसीए मॉडल में एक कॉन्सेप्ट आता है सर, द फ्री कैश फ्लो। क्या मॉडल, क्या कॉन्सेप्ट है सर? द फ्री कैश फ्लो। अगर आप ये समझ गए ना, आप मानो कि आप कंपनी को समझ गए। फ्री कैश फ्लो, किस कंपनी के पास कितना फ्री कैश है। अब ये फ्री कैश का कैलकुलेशन कैसे होगा, वही तो समझना है। दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सिंपल बात है, और उसको फाइनेंशियल मॉडल में डाल दिया गया। तो कैश फ्लो दैट वी नीड टू कंसीडर फॉर डीसीएफ एनालिसिस, डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डीसीएफ को कंप्लीटली करके आए हैं सर। DCF एनालिसिस इज कॉल्ड द फ्री कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये क्लास समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा वेट करना होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। The free cash flow is basically the excess operating cash that the company generates after accounting for capital expenditure. After accounting for capital expenditure, such as buying land, building, equipment. हर एक बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है रोशनी? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? प्लीज थोड़ा सा हेल्प करना मुझे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स, सिंपल है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेक्स। मतलब आप अगर बिजनेस कर, फर्नीचर मशीनरी किनते यस, थैंक यू, मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हो उस बिजनेस में कुछ एसेट का जरूरत पड़ता है। लाइक आपको मशीन चाहिए होगा, ठीक है, आपको बिल्डिंग चाहिए होगा, तो मशीन में, बिल्डिंग में, इन सिंपल क्या कहते हैं जानते हो? एसेट खरीदना है आपको। बिजनेस के लिए जो एसेट्स होते हैं, लाइक मशीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, जो भी चाहिए आपको, लैंड खरीदना, ये सब आपका कैपेक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपेक्स का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बिना आपका बिजनेस तो चल नहीं सकता ना। बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है, रन कराना है, तो यू नीड कैपेक्स, ठीक है। तो सिंपल सवाल है यहाँ पर, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। अरे क्या हो गया इसको, अभी तो ठीक था। इतना देर तक काम कर रहा था, अचानक से क्या हो गया? ओ, जस्ट अ सेकेंड सर, रुको, सही काम कर रहा था, क्या हो गया इसको? गुस्सा हो गया मेरे ऊपर लग रहा है।
छोड़ो सर, इसको बंद कर देता हूँ, ऐसे ही देखो, ठीक है। अच्छा देखो, पेन छोड़ो, मैं नॉर्मल समझाता हूँ आपको। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपके बिजनेस में एसेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो द कंपनी जनरेट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब कुछ करने के बाद, जैसे लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इक्विपमेंट खरीदना है, इसके बाद उसके पास कितना कैश पड़ा रहता है। विक्रांत बात समझ में आ रहा है? बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट परचेस करने के बाद आपके पास अगर कुछ कैश जमा रहता है, जिस बिजनेस के पास ये कैश रहेगा, जिसका जितना ज्यादा आप उस बिजनेस के बारे में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब फीलिंग रख सकते हो कि भाई ये कंपनी मुझे बहुत दूर लेके जा सकता है। दिस इज द कैश दैट शेयर होल्डर्स एंजॉय। आप समझ रहे हो ना सर? शेयर होल्डर यही कैश एंजॉय करता है। कौन सा कैश एंजॉय करता है? फ्री कैश फ्लो वाला, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत वाइटल पॉइंट है। द मार्क ऑफ ए हेल्दी बिजनेस, किसी भी हेल्दी बिजनेस का सबसे बड़ा मार्क यही है, इवेंचुअली डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्री कैश इट कैन जनरेट। कितना फ्री कैश बिजनेस जनरेट करता है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप बिजनेस का मतलब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बड़ा हथियार है लॉन्ग टर्म के लिए, आपके लिए सबसे बेहतरीन चीजें होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। 10 फ्री कैश इज द अमाउंट ऑफ कैश द कंपनी इज लेफ्ट विथ। सिंपल बात है सर, फ्री कैश इज द अमाउंट ऑफ कैश द कंपनी इज लेफ्ट विथ। समझ में आ रहा है? जितना कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, जो पड़ा हुआ है, सभी कुछ खर्चा करने के बाद, सब कुछ खर्चा करने के बाद कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है वो बहुत वाइटल है। एक सेकंड, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ठीक है। देखो सर, कंपनी इज लेफ्ट विथ आफ्टर इट हैज पेड ऑल इट्स एक्सपेंस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस अगर किसी जगह में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो खर्चा भी जाने के बाद, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद ऐसे कैश फ्लो में थोड़ा सा फिर से याद दिलाऊंगा अभी आपको, वेट करो। व्हेन द कंपनी हैज फ्री कैश फ्लोज इट इंडिकेट्स द कंपनी इज अ हेल्दी कंपनी। जब कंपनी के पास फ्री कैश होता है ना, इसका मतलब होता है कि बिजनेस हेल्दी है। मतलब ये तो नॉर्मल बात है, आपका आप अपने घर से ही सोच लो, आप अपनी फैमिली से ही सोच लो, आपकी फैमिली इनकम, आपका जो फैमिली इनकम होता है, हाँ विक्रांत, आपकी फैमिली इनकम जो भी है, ठीक है, मैं वो नहीं पूछना चाहूँगा, ठीक है। आपका फैमिली इनकम तभी हेल्दी माना जाता है जब सारा खर्चा करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा होता है ना। आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर, जो भी आपका ज़रूरत का खर्चा है फैमिली का, आफ्टर ऑल द नेसेसिटी एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑल दी नेसेसरी एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपके पास फ्री कैश कितना है। अगर जिस फैमिली के पास फ्री कैश जितना ज्यादा होगा, क्या मानेंगे? वो हेल्दी है, इकोनॉमी उनका हेल्दी है, ये सर नो यस है ना। ज्योति समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना। तो ये यही कॉन्सेप्ट सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। दैट सेम कॉन्सेप्ट हम लोग स्टॉक में यूज करेंगे, बट उसके लिए कुछ टेक्निक है, कुछ कैलकुलेशन है। सर सिखाओ ना, अरे वही तो सिखाने के लिए क्लास रखे हैं आज का, ठीक है। लेकिन सर इतना जल्दी थोड़ी ना सिखाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड पहले सेटअप तो करने दे दो। Hence investors often look out of such companies। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? वैसा कंपनी ढूंढना है whose शेयर प्राइस, जिसका शेयर प्राइस आर अंडर वैल्यूड। आपको कैसा कंपनी ढूंढना है? जिसका शेयर का दाम अंडर वैल्यूड है, बट हु हैव हाई और राइजिंग फ्री कैश फ्लो। शेयर का दाम अंडर वैल्यूड है, बट जिसका कैश फ्लो हाई है और राइजिंग है, मतलब या तो बढ़ रहा है या तो ज्यादा है। सर क्या ऐसा कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड होता है क्या? क्या आपके मन में यह सवाल चल रहा है? अगर कोई कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है और उसके पास फ्री कैश ज्यादा है, तो क्या वो कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड रहेगा? व्हाट डू यू थिंक सर? क्या रे, क्या लगता है? ऐसे ये रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस का शेयर ये तो अंडर वैल्यूड नहीं दिख रहा है, ओवर वैल्यूड ही दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलायंस का करंट शेयर ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिलायंस का शेयर आगे नहीं बढ़ सकता? नहीं, दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, और भी पैरामीटर्स होते हैं, बट इंट्रिंसिक वैल्यू आपको
स्टॉक बाई के लिए एक बहुत बड़ा क्या करता है, परमिशन देता है, ठीक है, जो ये स्टॉक सच में ओवर प्राइस्ड है कि सच में अंडर प्राइस्ड है। तो उसके लिए आपको ये फ्री कैश फ्लो कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा अच्छे से। तो सवाल क्या है कि hence investors often look out such companies whose share price are over undervalued but who have high or rising free cash flow। लेकिन आपको उस मूवमेंट में ढूंढना है वैसा स्टॉक को जो कंपनी हाई कैश फ्लो में जा रहा है या फिर राइजिंग है उसका कैश फ्लो, बट शेयर का दाम अभी भी अंडर वैल्यूड है। क्या ऐसा स्टॉक है मार्केट में? अरे है सर, कितना सारा स्टॉक रिसेंट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस भी किया क्लास में। क्या सर अभी एग्जांपल दोगे? नहीं, अभी एग्जांपल नहीं देना है, अभी तो मैं बस रैंडम यूज करूंगा। एज दे बिलीव, मतलब केस स्टडीज आगे होगा ना सर, केस स्टडीज का अलग क्लास हो रहा है ना। तो एज दे बिलीव ओवर टाइम द डिस्पैरिटी विल डिसअपियर। अच्छा, समय के साथ क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब जो अंडर वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अचीव कर लेता है और वो भी अंडर प्राइस नहीं रहता है सर, वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। बिकॉज जैसे ही किसी भी लोगों को पता चल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाई करना चालू कर देता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद ये जो गैप है, ये गैप भी फुलफिल हो जाता है एज द शेयर प्राइस विल सून इंक्रीज, और शेयर का दाम भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। क्या ऐसा होता है ना, आज अंडर प्राइस से कुछ दिन बाद वो ओवर प्राइस्ड हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। अरे देखने को मिलता है। जैसे सोना बीएलडब्ल्यू में जिस टाइम पे ये आईपीओ लाया था, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशंस, ये जो आपका क्या बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए गियर वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं। जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन में इसका मैन्युफैक्चरिंग ये भी है, और इंडिया में तो ऑब्वियसली काम करते हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है कंपनी का। जब ये ज़्यादा पुराना नहीं है सर, जून जुलाई में आया था, तब इसका आईपीओ प्राइस था ऑलमोस्ट 270-80 के आसपास। लिस्टिंग में ही हिट किया था 360 के आसपास में। तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोना बीएलडब्ल्यू जबरदस्त स्टॉक होने वाला है, और जस्ट लुक एट हियर, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करोगे, सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में डिटेल्स डिस्कशन किया था मैंने, ठीक है। तो सोना बीएलडब्ल्यू मेरे को याद आ गया, इसलिए मैं इसका नाम लिया। और भी शेयर्स होंगे, बट एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर था, दैट इज वाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा और पुराना बात करूँ तो कैम्स के बारे में बात किया था, आई थिंक ज्योति एंड रोशनी को याद होगा। अरे याद है ना, है ना। तो बेसिकली जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होता है उसी के लेके बात कर रहा हूं। ऐसे देखो, शेयर मार्केट में आपको बहुत सारा ऐसे कंपनी भी दिखेगा जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर स्टॉक में जेन्युइन फंडा होता है, कुछ स्टॉक में जेन्युइन फंडा भी नहीं होता। जैसे रिसेंटली एक स्टॉक के बारे में ज्योति डिस्कस किया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया हम लोग का जो ग्रुप है। तो फंडा देखना है आपको, फंडा स्ट्रांग है ऐसा स्टॉक के साथ रहो, चिंता कम होगा, ठीक है। तो सोना बीएलडब्ल्यू में इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई हो गया, लेकिन स्टिल ये ऐसा जोन में है, ऐसा ग्रोथ स्टेज में है कि अभी भी एनालिस्ट का मानना है कि 75% एनालिस्ट का अभी भी मानना है कि ये स्टॉक बाय के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो यही बात है सब, कि स्टॉक खरीदना है या नहीं है, स्टॉक बाय करना है या नहीं है, क्या ये सही दाम चल रहा है, ये सब सवाल का जवाब ही आज आपको मिल रहा है। तो चलो सर मैडम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है अंडर वैल्यूड शेयर, बट जिसका फ्री कैश फ्लो हाई है या राइजिंग है। क्या ज्योति बात समझ में आ रहा है? तरुण बाबू से मेरा बात नहीं हो पा रहा है, मे बी सम नेटवर्क इश्यूज, आई होप तरुण बाबू को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, ऐसा स्टॉक ढूंढना है, और जिसका कैश क्या होगा, हाई होगा, फ्री कैश या राइजिंग होगा, मतलब बढ़ रहा है, ओके। एज दे बिलीव ओवर द टाइम। अच्छा, ये टाइम, ये जो डिस्पैरिटी है ना, मतलब आज अंडर वैल्यूड है और कल ये धीरे धीरे ओवर वैल्यूड हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो ना, सोना बीएलडब्ल्यू में ही देखो, सोना बीएलडब्ल्यू में ही आप देख लो, 360 में था, कुछ दिनों के अंदर ये कहां से कहां पहुंच गया, जस्ट इन फ्यू मंथ्स, हार्डली 2-3 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में, ठीक है। तो ऐसा और भी है, मैं सारा एग्जाम्पल्स अभी लेना नहीं चाहता, बिकॉज एग्जाम्पल्स का क्लास नहीं है ये फंडामेंटल डिस्कशंस करना है। Thus, the free cash flow helps us know if the company has generated earning in a year or not. Suppose किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर ईयर में अर्निंग जनरेट होता है या नहीं होता है। Hence, as an investor, to assess the company's true financial health. अब बात को समझो, कंपनी का ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ आपको ढूंढना है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने अर्निंग किया, किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने अर्निंग नहीं कर पाया, बहुत सारा रीजन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक याद आया, टाटा मोटर्स। किस किस को टाटा मोटर्स याद है? ये भी क्लास में बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुआ है।
टाटा मोटर्स हुआ है ना सर, टाटा मोटर्स में केस स्टडीज भी किए हैं हम लोग, हाँ रोशनी किया है ना? है दादा। यस, टाटा मोटर्स में हम लोग केस स्टडीज भी किए हैं। टाटा मोटर्स देखो सर, अगर मैं आपको एक साल पहले का बात करूं, एक साल पहले टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा था 132, जस्ट 1 ईयर बैक टाटा मोटर्स चल रहा था 132। आप लोगों में से बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स परचेस किया था, आई नो, मुझे पूरा याद है, ठीक है। तो 132 तो ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम था, मे भी किसी किसी ने तो 100 110 में भी लिया है मोस्ट प्रोबेबली। तो एक साल पहले इसका दाम था 132 के आसपास, तब हम लोग टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एनालिसिस किए थे और टाटा मोटर्स के बारे में फंडा ढूंढ रहे थे, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं था, कंपनी का अर्निंग अच्छा नहीं था। अगर उस टाइम पे अगर आप टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल्स देखोगे लास्ट ईयर, आपको अभी दिखा सकता हूं मैं, जस्ट लुक हियर, नेट इनकम देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 20 में 12,000 करोड़ का लॉस में था, 19 में 28,000 करोड़ का लॉस में था, तो 18 में अच्छा सिचुएशंस में था कंपनी। देख पा रहे क्या आप लोग? तो आप लोगों को है दिखाई दे दादा। रहा है? हाँ सर, इस बार भी तो लॉस हो गया, यस सर, इस बार भी लॉस हो गया, इस बार तो और जबरदस्त फंसा। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो कंपनी है टाटा मोटर्स के अंदर, दैट इज फॉरेन का जो एक कंपनी है ना सर, फॉरेन ब्रांड, लैंड रोवर एंड जैगुआर, अरे टाटा मोटर्स का ही है ना? है वो दादा। लैंड रोवर जैगुआर का जो चीप होता है, एक होता है सर गाड़ी में एक चीप होता है, लग्जरी कार है उसका, तो उसमें जो चीप होता है वो चीप प्रोडक्शन बंद हो गया है। वो जो टेक्नोलॉजिकल एक ताइवान कंपनी है वो बनाते हैं, वो प्रोडक्शन में थोड़ा सा स्कार्सिटी आ गया है और वो मिल नहीं रहा है, तो उसका गाड़ी का जो करेंट टेक्नोलॉजी है उसमें फोक मतलब नहीं सेट हो पा रहे हैं, इसके कारण अभी उसका और थोड़ा सा मतलब मार्केट में डिमांड है पर फिर भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। 13,000 करोड़ का स्टील लॉस में है। अब सवाल है फिर से, क्या कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में जा सकता है दूर? ये सर अभी भी मेरा इस टाटा मोटर्स के बारे में मेरा मानना है कि ग्रोथ है। अभी भी देखो 60% एनालिस्ट बता रहे हैं मार्केट में, यस कंपनी में दम है, बट अगर आप बोलोगे सर इंट्रिंसिक वैल्यू, यस इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। अगर बोलोगे क्या ये राइट टाइम है, यस अभी भी राइट टाइम है, बिकॉज कुछ दिन पहले कुछ ज्यादा ही चल रहा था मार्केट में इसका प्राइस, ठीक है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए। क्या इससे कम जाएगा? ये सब तो बाद में बात कर सकते हैं ना सर, कि और कम होगा ज्यादा होगा, ठीक है, बट इसके लिए आप भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है, तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर आ सकता है। रिसेशन मूवमेंट अलग होता है, जैसे कोरोना के टाइम पे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, वो रिसेशन मूवमेंट है, उस मूवमेंट में दाम बहुत जोर का घटता है, नॉर्मल मूवमेंट में बहुत जोर का कुछ नहीं होने वाला है सब, ठीक है। तो आपको बिजनेस का फंडा समझना बहुत जरूरी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज हाई, थोड़ा सा हाई प्राइस चल रहा है, ठीक है, थोड़ा हाई प्राइस चल रहा है। आज का क्लास करने के बाद आप लोग किसी भी स्टॉक में कोई भी स्टॉक चूज करो, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक चूज करो और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चालू कर देना, ठीक है। आप देखिएगा आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलता है स्टॉक चूजिंग के बारे में। अच्छा चलो अभी कैलकुलेशन सीखेंगे, ओके। बैकग्राउंड तो तब से सेटअप में कर ही रहा हूँ, बैकग्राउंड है, अभी बैकग्राउंड छोड़ो, अब कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना विक्रांत? समझ में आ रहा है ना कि क्या बात चल रहा है? तो फ्री कैश फ्लो, ओके, तो फ्री कैश फ्लो कैसे समझ में आता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगेन कैश फ्लो एनालिसिस आ गया। आप लोगों में से सभी कोई कैश फ्लो का क्लास किए हैं सर, है ना, कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था ना विक्रांत कि 3 तरह का एक्टिविटी होता है, आपने बताया, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर हमें चाहिए सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको जितना कैश मिलता है वहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर को हटा दो, जो मिलेगा दैट इज योर फ्री कैश फ्लो। सर कहां से मिलता है डिटेल्स? एनुअल रिपोर्ट से। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का कैश फ्लो मिलता है सर, ये रखो, ये अमेरन का 1920 का डेटा है, और मैंने आप लोगों को जो कैलकुलेशन सिखाया वो 13-14 से सिखाया, वो बस बेस के लिए, ठीक है, मतलब और कुछ नहीं। तो ये देख सकते हो आप बैलेंस शीट में, ठीक है, आपको बैलेंस शीट में कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस भी मिल जाएगा। कहाँ मिलता है बैलेंस शीट? ये देख पा रहे हैं ना आप लोग, बैलेंस शीट है यहाँ पर, दिस इज द बैलेंस शीट 31 में 2014। मैंने थोड़ा पुराना डेटा, क्योंकि ये नोट जब बना था थोड़ा पुराना टाइम पे बना था, तो तभी का हिसाब आप आज के डेट में आप आज के हिसाब से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए कोई भी डेटा यूज कर सकता हूँ मैं, 1920 का भी यूज कर सकता था, या फिर 1947 का भी यूज कर सकते हो अगर मिलता है तो, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया, इसके नीचे आपको कैश फ्लो मिल जाएगा, दिख रहा है कैश फ्लो? अरे कैश फ्लो दिखाई दे रहा है ना?
है दादा। है ना। तो ये देखो कैश फ्लो, ठीक है। तो कैश फ्लो में आप देखो जो मैं आपको 3 एक्टिविटी बताया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, उसके नीचे आप जाओ, आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके नीचे और जाओ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैं अभी और नहीं सिखाऊंगा बिकॉज ये मैंने कैश फ्लो एनालिसिस वाला क्लास में आप लोगों को समझा के रखा, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, यही एक्टिविटी का कुछ यूज करना है, ठीक है। अभी आपको कैश फ्लो नहीं सीखना है, यू जस्ट नीड टू यूज दिस कैश फ्लो एनालिसिस जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या है सीख चुके हैं, है ना। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट सिस्टम, ओके, कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है। बट अभी क्या करना है आपको, लेट अस कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। आपको पिछला 3 साल का, अब 3 क्या 10 ले लो, 13 ले लो, जो मर्जी ले लो, से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का। कहां मिलेगा, अगेन एनुअल रिपोर्ट में। कहां मिलता है, कंपनी की वेबसाइट में। समझ में आ रहा है ना। तो लेट अस कैलकुलेट फाइनेंशियल कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमरन बैटरी। तो हम लोग क्योंकि 13-14 का कर रहे हैं, तो 13-14 इज योर करंट ईयर एज पर आवर एग्जांपल, मतलब जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था उससे पिछला 2 साल 12-13 एंड 11-12, तो हो गया ना सर 3 साल। जो 13-14 का डेटा हमारे पास ये एनुअल रिपोर्ट में, ये 19-20 का है, सॉरी दिस इज 13-14 का डेटा। तो 13-14 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और बाकी डेटा मैंने ऑलरेडी लिया था, बट वो एनुअल रिपोर्ट मेरे पास अभी नहीं है, आप ले सकते हो साइट से जाके। तो अभी आपको क्या करना है सर, जस्ट पुट करना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर इनकम टैक्स, ये डेटा आपको मिल जाएगा कैश फ्लो चेक करने से ही। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर इनकम टैक्स, बस ये रीड करना आपको आना चाहिए। उसी के लिए तो बैलेंस शीट का अलग क्लास, पीएल का अलग क्लास, कैश फ्लो का अलग क्लास करवाया गया है। क्यों, ताकि आपको रीड करना आ जाए, ठीक है। इतना सारा आइटम के अंदर आपको ये ढूंढने को मतलब ढूंढना सिखाया गया था कि कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। किसी का मिस है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2011-12 का, 12-13 का एंड 13-14 का डेटा पुट कर लो, ये मिल जाएगा आपको एनुअल रिपोर्ट से। बार बार बोल रहा हूँ, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा वहां से, ठीक है। जैसे 11-12 का डेटा पुट किया गया है 86.58 करोड़, 12-13 का 72.47 करोड़ एंड 13-14 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है 330.3 करोड़। सर अभी फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला आपको पता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल पुट अप, ओके। नाउ फ्री कैश फ्लो कितना हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो माइनस कर दो सर। तो जैसे ये माइनस हो जाता है, आपका फ्री कैश फ्लो 11-12 का हो गया हमारा का 209 करोड़ का, 12-13 का हो गया 262.99 करोड़ का और 13-14 का हो गया 51.6 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। सर क्या मतलब होता है नेगेटिव कैश फ्लो का, मन में फिर से सवाल आ गया। अरे डोंट वरी, ये नेगेटिव ऑब्वियसली थोड़ा खराब बात है, मतलब आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो हुआ है जो आपके लिए अच्छा नहीं है सर। बिकॉज नेगेटिव के पीछे एक चीज देख रहे हो सर, आपका जो इनकम हुआ था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कैश आया था आपको इनकम टैक्स देने के बाद, आपके पास जो बचा था, आपने 13-14 में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, मतलब बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन्स में इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। तभी देखो बाकी ईयर में नहीं है, इस ईयर में ज्यादा है। मतलब ये बिजनेस का ग्रोथ भी बताता है। अरे ये बिजनेस का ग्रोथ भी तो बताता है, नहीं बताता क्या? है दादा। तो बिजनेस जब ग्रोथ स्टेज में होता है तो कभी कभी कैश फ्लो नेगेटिव भी हो सकता है। कैश फ्लो नेगेटिव से घबराने का नहीं है ना। कैश फ्लो नेगेटिव इज नॉट ऑलवेज बैड, कैश फ्लो नेगेटिव इज ऑल्सो ए साइन ऑफ ग्रोथ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो थीन लाइन होता है ना, नेगेटिव है मतलब खराब है, ऐसा डब्बा दिमाग में एकदम मत रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ भी होता है तो ये सब छोटा छोटा चीज पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके चलो, तो हियर इज द स्नैपशॉट ऑफ एयरबीएल। ये स्नैपशॉट था एनुअल रिपोर्ट का, फ्रॉम वेयर यू कैन कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो। ये एनुअल रिपोर्ट 14 से लिया गया है। तो ये चलो सर देखो, अगर मैं आपको थोड़ा जूम भी करूं आपको दिख जाएगा। ये देखो सर, ये बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा था ना यहाँ से, ये इसी का स्नैपशॉट यहाँ पर लिया गया। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो जस्ट लुक हियर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, या मैं और थोड़ा जूम करूँ? क्या दिखाई दे रहा है? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ग्रीन में ब्रैकेट किया गया है,
और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेस ऑफ टैंजिबल्स को रेड में किया गया है. इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? है दादा. दिखाई है ना? तो जस्ट लुक हियर सर, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये 13-14 का डेटा है. कितना बता रहा है? 3354 मिलियंस का डेटा है. इसको मैं बिलियन में कन्वर्ट कर दूंगा, सॉरी करोड़ में, मिलियन में है मतलब 3354 मिलियन. आप देख सकते हो ये अमेरिकन का सारा डेटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिलियन पे है ना. एग्जैक्टली इस मिलियन को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन के टाइम पे करोड़ में कर देंगे, देशी भाषा में समझ में ज्यादा आता है तो कन्वर्ट कर देंगे अभी करोड़ में. तो 3354 करोड़ का 13 में था और 2787 मिलियन का 14 में था. ठीक है, ये हो गया आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और देखो सर 13 में कंपनी ने 724 का इन्वेस्टमेंट किया था. तो इसको ब्रैकेट में क्यों दिखा रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस है, मतलब कैश पैसा आया कि गया. जब आप परचेस करते हो तो पैसा आता है कि जाता है, मतलब कैश आया कि कैश गया, क्या हुआ था? गया. गया. थैंक यू सर. तो 724 मिलियन का कैश आपने 13 में खर्चा किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक फिक्स एसेट्स में खर्चा किया था. और 3303 करोड़ का, सॉरी 3303 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 330 करोड़ का आपने 14 में गया, मतलब खर्चा किया था एसेट्स पे. ओके, अब इसी को अभी क्या करना है, बस इसी को कैलकुलेशंस में यूज करना है. ठीक है, तो देखो कैश फ्लो का कैसे यूज हो रहा है. जो लोग कैश फ्लो समझे थे उस टाइम पे कितना मजा ले रहे होंगे, और जो लोग कैश फ्लो क्लास बाय चांस मिस किए थे या कैश फ्लो नहीं समझ में आया था तो थोड़ा मुश्किल तो होगा. समझ में नहीं आया था ऐसा तो कोई नहीं है, अगर क्लास में था तो जरूर समझ में आया था, ये तो मैं इसमें मेरा कॉन्फिडेंस है सर. तो प्लीज नोट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कंप्यूटेड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इनकम टैक्स. ओके, मतलब इनकम टैक्स देने के बाद का जो कैश आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है. The net cash from operating activities is highlighted in green and the capital expenditure is highlighted in red. You may now have a fair point in your mind. When the idea is to calculate the future free cash flow, why are we calculating the historical free cash flow? हाँ सर, ये जो भी कैश फ्लो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये सब क्या फ्यूचर कैश फ्लो है कि पास्ट कैश फ्लो है? अरे ये फ्यूचर है कि पास्ट है? पास्ट है ना सर, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना क्या है सर? फ्यूचर कैश फ्लो. फ्यूचर कैश फ्लो. मजा देखो सर, हाँ मतलब साहस कम नहीं है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए. ढूंढना है फ्यूचर लेकिन बात कर रहे हैं पास्ट का. इसीलिए सर कभी आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर के पास गया, किसी ने भी एस्ट्रोलॉजी? हाँ सर, पसंद करो ना करो, कभी गए कि नहीं, या फिर किसी को कभी अपना हाथ दिखाया, या फिर किसी को कभी अपना जन्म कुंडली वगैरह? अरे कभी तो कुछ तो किए होंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, या फिर नॉर्मली किसी को हाथ देखना आता है तो कभी किसी को पूछे भी होंगे कि भाई मेरा हाथ देख के बताओ फ्यूचर क्या है. हाँ, नहीं किया क्या आप लोगों ने कभी भी? मैं थोड़ी ना कुछ पूछूंगा कि क्या बोला है, मैं बस पूछ रहा हूँ, किए ना, बस इतना है बस. तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है. आप एस्ट्रोलॉजर को जाके जब भी बोलते हो कि मेरा फ्यूचर बताना है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं आपको कि आपका जन्म कुंडली लेके आओ. हाँ सर, तो बेसिकली पूछते हैं कि कौन से टाइम में जन्म हुआ था, किस बार में जन्म हुआ था, कौन सा लगन था, कौन सा राशि था. राशि तो वो निकाल के बता देगा आपको, वो बेसिकली टाइम, डेट, बार, वीक और साल ये सब पूछ लेता है. तो बेसिकली आपका पास्ट डेटा लेता है ना. अरे लेता है कि नहीं लेता, जल्दी बोलो. है दादा. तो पास्ट डेटा लेके वो क्या बोलता है आपका फ्यूचर. प्रेजेंट तो आपको देख के समझ सकता है, अगर वो सच में एस्ट्रोलॉजर है तो इट्स पॉसिबल कि आपको देख के समझ सकता है. सर मैं एस्ट्रोलॉजर मानती हूँ, मतलब मेरे को पूरा समझ है कि एस्ट्रोलॉजी होता है. ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर अगर सच में वो एस्ट्रोलॉजर है तो उसको नॉलेज जरूर होगा. अब वो आजकल सर उल्टा सीधा एस्ट्रोलॉजर बहुत होते हैं, वो छोड़ो सर, ये पहन लो वो पहन लो, दैट्स नॉट इशू. तो कहने का मतलब सिंपल है कि एस्ट्रोलॉजी भी वही कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, वो भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेता है. ठीक है, तो आपका पास्ट डेटा चेक करके आपका फ्यूचर डेटा बनाते हैं वो, और साथ में आपको प्रेजेंटली देख भी लेते हैं. प्रेजेंटली मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से करेंट मार्केट प्राइस, फ्यूचर में किधर जाने वाला है, और पास्ट मतलब स्टॉक का फ्यूचर का डेटा. जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं साहब, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूचर डेटा ही पास्ट डेटा देख रहे हैं ना.
वही काम कर रहे हैं सर, पास्ट डेटा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर कैश फ्लो समझने के लिए आपको पास्ट कैश का डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है, तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं। वेल द रीजन इज सिंपल, while looking on the DCF model we need to predict the future free cash flow. The best way the best way to predict the future free cash flow क्या है? अगर आपको फ्यूचर कैश फ्लो सच में समझना है तो बेस्ट वे क्या है, आपको पास्ट डेटा को ना क्या करना होगा, द फ्री कैश फ्लो इज बाय एस्टिमेटिंग द हिस्टोरिकल एवरेज फ्री कैश फ्लो। पुराने डेट में आपका फ्री कैश फ्लो में एवरेज क्या कैश आया है, मतलब चाहे जैसे मैं 13-14 में बात कर रहा हूँ तो 11-12, 12-13, 9-10, या फिर अगर आप 2021 में सोच रहे हो तो 19-20, 17-18, 18-19, 16-17, पास्ट ईयर्स में आपका फ्री कैश फ्लो कैसा हुआ है, ओके, एंड देन सिक्वेंशियली ग्रोइंग द फ्री कैश फ्लो बाय अ सर्टेन रेट, और आपको अपना कैश फ्लो को एक सर्टेन रेट में ग्रो करना है। मैं आपको अभी समझाता हूँ, रुक जाओ सर, अभी समझाता हूँ। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने का ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जैसे ये टाटा मोटर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया गया, यू कैन लुक एट हियर, रेड साइन दिखा रहा है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब करेंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, सिंपल बात है। अगर ये ग्रीन दिखा था इसका मतलब करेंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। अब कहने का मतलब है ये सब जब कैलकुलेशन मार्केट में होता है ना, तो मार्केट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो करते हैं वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, और जिसमें फ्री कैश फ्लो स्पेशली पास्ट कैश फ्लो दिखता है, ठीक है, तभी फ्यूचर बताते हैं। नाउ ओके, अभी क्या है, किधर जाना है, अरे बहुत दूर जाना है, रुको सर। नाउ बाय हाउ मच डू वी ग्रो द फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कितना दिन तक ग्रो करना है, बिग क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ऑफ द डे। How much do we grow the free cash flow is the next big question. Well, the growth rate you should assume should be as conservative as possible. यहाँ पर एक assumptions होगा सर, ठीक है, assumptions लेना ही पड़ेगा, ट्रेंड समझना पड़ेगा। जिंदगी में कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं हो सकता, कुछ भी, इवन वर्ल्ड भी, ये जो वेदर है वो भी एक्यूरेट नहीं है, ये जो दुनिया घूम रहा है ना वो हमेशा एक्यूरेटली नहीं घूमता है, 66.5 डिग्री एंगल करके घूमता है, बट उसमें भी एंगल चेंजेस होता है। आई होप आप लोग जानते हो कि ये जो वर्ल्ड अपने मतलब जो ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ और खुद के ऊपर भी घूमता है, उसमें भी ना कैलकुलेशन में वो भी कभी इधर उधर होता है। इसीलिए तो ठंड के टाइम पे सूरज एक तरफ से आता है, नॉर्मल टाइम पे सन का देखना सनराइज जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, कुछ चीजें ट्रेंड होता है। यहाँ पर भी आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, बट ये ट्रेंड कैश फ्लो का जो ट्रेंड है ना ये कंजर्वेटिव वे में होगा, मतलब आपको जितना कंजर्वेटिव सोचना है उतना कंजर्वेटिव वे में सोच लो, ठीक है, मतलब हाँ बोलो। বলছি শেয়ার প্রাইস তো ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু থেকে কম হলেই ভালো হয়। शेयर प्राइसটা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু ऑब्वियसली यस, शेयर प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो इट्स अ बेस्ट बाय ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है, यू आर राइट, शेयर प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो दैट इज द बेस्ट बाय ऑप्शन, तो वही तो आपको ढूंढना है, मतलब बेस्ट बाय। बट इसका मतलब ये नहीं, बात समझो सर, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मानो ये टाटा मोटर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बता रहे हैं टाटा मोटर्स का करेंटली, ये करंट प्राइस जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई है कि लो है, अरे बताओ सर, रेट सिग्नल हाई है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाई नहीं करना चाहिए, बट दिस इज नॉट द बेस्ट बाई ऑप्शन। अगर पूछोगे कि सर बेस्ट बाई है, नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट बाई, ठीक है, बेस्ट बाई नहीं है, बट यस फिर भी बाई कर सकते हो, वो भी आपको समझना पड़ेगा। रुको, ओके, अब एस्टिमेट द एवरेज फ्री कैश फ्लो वो समझना है, बट सर पहले बैकग्राउंड समझ लो। आपको कंजर्वेटिव वे में सोचना है कि कैश का ग्रोथ को कंजर्वेटिव वे में सोचना है। आई पर्सनली लाइक टू एस्टिमेट एफसीएफ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। देखो सर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 5 साल का फ्यूचर मतलब फ्यूचर कैश फ्लो कर लो, आप 10 साल का भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साल का फ्यूचर कैश फ्लो देखना चाहते हो कंपनी का, मतलब अगला 5 साल में क्या होगा, इफ यू वांट टू दैट नो दैट कि अगला 5 साल बताओ तो 5 साल के हिसाब से करो, अगर आपको 10 साल फ्यूचर देखना है तो 10 साल का करो।
आई डू दिस बाय ग्रोइंग द कैश फ्लो, स्टैंडर्ड है सर 10 years, ऑब्वियसली कंपनी का स्टैंडर्ड 10 साल मान के चलो बेस्ट है, 20 साल भी कर सकते हो। आई डू दिस बाय ग्रोइंग द कैश फ्लो एट अ सर्टेन रेट फॉर द फर्स्ट 5 years। अच्छा 10 साल को भी आपको अलग करना है, पहला 10 साल में ग्रोथ रेट को, पहला 10 में से 5 में मतलब फर्स्ट 5 years ग्रोथ रेट अलग होगा एंड नेक्स्ट 5 years में ग्रोथ रेट अलग होगा, क्यों वो भी मैं बताता हूं। एंड देन आई फैक्टर इन a lower rate for the next 5 year। if you are getting a little confused here, yes आपको थोड़ा सा confusion तो हुआ होगा, I would encourage you to go through the following step। चलो सर कुछ स्टेप से सीखेंगे अभी, ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, मैं आपको बोला ना आज बहुत वाइटल क्लास है तो कंसंट्रेशन तो आज बहुत बनता है, ऐसे आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया, इतना वाइटल क्लास था। एस्टिमेट द एवरेज फ्री कैश फ्लो, स्टेप 1 क्या है, एस्टिमेट द एवरेज फ्री कैश फ्लो। एज द फर्स्ट स्टेप आई एस्टिमेट द एवरेज कैश फ्लो फॉर द लास्ट 3 years ऑफ एमरन बैटरी। तो हम लोग यहाँ पर 3 साल का डेटा लेके कर रहे हैं फॉर इजी टू अंडरस्टैंड, आप 3 की जगह 10 साल भी ले सकते हो, ठीक है, लास्ट 3 years, आप लास्ट 10 साल भी ले सकते हो, इट्स आपकी मर्जी। अच्छा लास्ट 3 साल का डेटा जब मैं यूज करता हूं तो उसमें देखो सर मुझे क्या मिल रहा है, कैश फ्लो जो मेरा लास्ट 3 साल में हुआ है 209 फ्री कैश फ्लो। सर फ्री कैश फ्लो कैसे मिला, फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है, अरे बोलो जल्दी बोलो, फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला अभी कैलकुलेट करके आए सर, ये जो 3 डेटा है ये हम लोग अभी 2 मिनट पहले कैलकुलेट किए, ये रहा ना डेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, तो दिस इज द डेटा फ्री कैश फ्लो का 209, 262.99 एंड 51.6 नेगेटिव। ओके मैं बस एक बार याद दिला दिया आप लोगों को। ओके सर इसका एवरेज करो सर, 3 साल का एवरेज 209.7 14 का है, 262.99 13 का है एंड 11-12 का 51 सॉरी 13-14 का 51.6 नेगेटिव है, तो 3 साल का एवरेज फ्री कैश फ्लो कितना हो जाएगा, करके देखो खुद से भी, आपको यही डेटा मिलेगा 140.36। क्या आ रहा है, क्या कर रहे हो क्या, 140.36 करोड़, ये आपका लास्ट 3 years का एबरन बैटरी का, मतलब ये मैं 13-14 का डेटा यूज करो, 13-14 11-12 एंड 12-13, ठीक है, 13-14 में नेगेटिव है, 12-13 में 262.99 है एंड 11-12 में 209.7 है, तो इसका एवरेज कैश फ्लो कितना हो गया सर 140.36। क्या बात समझ में आया यहाँ तक, स्टेप 1 समझ में आया कि नहीं, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। अच्छा the reason for taking the average cash flow for last 3 years is to ensure we are averaging out extreme cash flows and also accounting for the cyclical nature of the business। हर एक बिजनेस एक साइक्लिकल नेचर में घूमता है ना सर, बिजनेस साइकिल होता है ना, आप लोगों को बिजनेस साइकिल पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है बिजनेस साइकिल, इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। कोई मुझे बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, मतलब अगर ऐसे बोले ये इनिशियल स्टेज है, our growth, इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं सर इनिशियल स्टेज, आफ्टर दैट growth stage, ग्रोथ स्टेज, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। हाँ maturity और last decline, मैच्योरिटी इसको और एक चीज भी बोला जाता है सर बूम, ओके बूम फेज ऑफ एनी बिजनेस एंड आफ्टर दैट डिक्लाइन, ओके इट्स अ डिक्लाइनिंग स्टेज। विक्रांत समझ में आ रहा है बिजनेस साइकिल, ठीक है, तो आप जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो क्या बिजनेस का साइकिल आपका इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ क्या, अरे बिजनेस साइकिल आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ क्या, मतलब होता है ना, मतलब आप अगर मानो 2021 में आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो बिजनेस पुराना बिजनेस हो एकदम न्यू बिजनेस हो, ठीक है, जैसे रिसेंटली जो कंपनीज आईपीओ में भी आ रहा है, तो ये कंपनी सपोज मानो एक कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ, जैसे कुछ दिन पहले एक कंपनी लिस्टेड हुआ ना सर, क्या डिफेंस का एक कंपनी है परास डिफेंस बोल के, परास डिफेंस का एक कंपनी, क्या नाम है, परास ना या पारस, क्या नाम है, पारस डिफेंस है ना, डिफेंस का बहुत अच्छा कंपनी होगा, इसका स्टॉक काफी दूर जाएगा, इसके बारे में भी मैं ग्रुप में चर्चा मैं भी कर रहा था, बाकी लोग भी बता रहा था। तो
पारस डिफेंस, ये कंपनी, जैसे हमारा कोई कंपनी अभी रिसेंटली आ रहा है, अब आप सोच रहे हो ना कि ये कंपनी कितना साल तक बिजनेस करेगा, 10 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, आपके मन में एक चल रहा होगा, तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके मन में तो चलेगा ना कि 10 ईयर्स फ्यूचर बताओ, 20 ईयर्स फ्यूचर बताओ, कम से कम 10 साल। और बिजनेस के अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये अकाउंटेंसी का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में सिखाया जाता है, ठीक है, हर एक छोटे छोटे बच्चे को जब भी वो बेसिक्स लेवल ऑफ अकाउंट सीखते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस बनाया जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे, मतलब अकाउंट्स भी उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ होता है कि अगर बिजनेस ग्रो, मतलब बिजनेस ग्रो करेगा, यही कॉन्सेप्ट में बिजनेस बनाया जा सकता है, बिजनेस बंद होगा ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अब बात समझ रहे हो सर? मतलब ये बहुत लोग सोचते हैं ना, मैं बिजनेस तो स्टार्ट करूंगा, अगर कल बंद हो जाए तो, दिस शुड नॉट बी योर माइंड सेटअप, ये आपका माइंड में आना ही नहीं चाहिए। बिजनेस चलेगा तो गोइंग कंसर्न, लेकिन हाँ गोइंग कंसर्न होने के लिए उसका एसेट लायबिलिटी, उसका इनकम का फ्लो, सेल का फ्लो, ये सभी चीज डिपेंड करता है, तो वो ऑडिट करके समझ में आ जाता है। जब ऑडिट रिपोर्ट आता है ना सर, ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताना पड़ता है क्या बिजनेस गोइंग कंसर्न है, तो ये ऑडिटर बता देता है एकदम 100% है, ये कितना प्रॉब्लम है, गोइंग कंसर्न है या क्यों नहीं है, ठीक है, वो ऑडिटर को पता चल जाता है। देयर आर सम अकाउंटिंग पैरामीटर, ओके, जिसके बेसिस में बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है, या कितना साल तक और चल सकता है, ऑडिटर को समझ में आ जाता है सर उसका अकाउंट्स चेक करके। ओके, अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है, अब एक चीज में हर चीज घुसा देंगे, फिर आप बोलोगे कि क्या चल रहा है, अकाउंट्स है कि ऑडिट है कि एफएम है, एक्चुअली दीज ऑल आर कनेक्टेड। अच्छा, बात को ध्यान से फिर से सुनना, तो स्टेप 1, बिजनेस में एक्सट्रीम, अगर आपको कैश फ्लो समझना है, द रीजन फॉर टेकिंग द एवरेज कैश फ्लो फॉर द लास्ट 3 years इज टू एंश्योर वी आर एवरेजिंग आउट एक्सट्रीम कैश फ्लोज and also accounting for the cyclical nature of the business. For example, in case of Amaran Battery, the latest year cash flow is negative. कितना है? 51.6 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। क्लियरली दिस इज नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ARBL कैश फ्लो। हाँ सर, कंपनी ने एवरेज में 140 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करके रखा है 3 साल में। अगर लेटेस्ट ईयर में अगर आप नेगेटिव कैश फ्लो देखते हो, तो क्या ये इसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ? क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी ईयर में किसी का नेगेटिविटी देख के क्या आप सच में मान लोगे कि ये नहीं, ये नेगेटिव है? जैसे टाटा मोटर्स में मैंने आपको दिखाया, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में नेगेटिव देख के क्या आप उसके बारे में ये फाइनलाइजेशन कर देते हो कि नहीं ये तो नेगेटिव ही रहेगा? हाँ, मतलब ऐसा हो गया ना, कोई कोई बच्चा स्कूल में कभी फेल कर जाता है तो पेरेंट्स समझते हैं इसका आगे कुछ नहीं होने वाला है। इवन कोई कोई तो ऐसा भी बोलता है कि ये तो फेल कर जाता है, डब्बा दिमाग है। लेकिन मैंने ऐसा बहुत स्टूडेंट देखा सर, मतलब नॉट जस्ट मेरा स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे दोस्तों में से भी बहुत लोग हैं जो फेलियर निकला था स्कूल में, हाँ, जो लोग बहुत कुछ कर दिया है, उल्टा जो लोग ज्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था उन लोगों में से ज्यादातर एवरेज ही बना है। क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस है कुछ ऐसा? अरे आप लोग ऐसा कभी देखे हो? हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत होगा आप लोगों को। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, किसी एक पर्टिकुलर क्लास में कोई फेल हो जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास में नंबर कम हो जाए, उससे किसी का फंडामेंटल नहीं समझ में आ सकता सर। तो इसीलिए फाइनेंस भी देखो कितना गजब लॉजिकल सोच रहा है कि अगर 1 साल का नेगेटिविटी देख के आप उसका पैटर्न समझ जाते तो बात ही कुछ और हो जाता ना। इसलिए आप ऐसे कभी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। फाइनेंस इज वेरी लॉजिकल सर, इट्स वेरी लॉजिकल। सो आपको यहाँ पर 3 साल का एवरेज, आप 3 की जगह 5 भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 ही करना पड़ेगा, आप 5 साल 10 साल जो मर्जी कर सकते हो। तो ये पास्ट 3 साल का है। तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन के लिए, हेंस फॉर दिस रीजन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक द एवरेज फ्री कैश फ्लो फिगर्स, इसीलिए एवरेज फ्री कैश फ्लो फिगर लेने का एडवाइस दिया जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ईयर का कैश फ्लो देख के आप पूरा कंपनी का कैश फ्लो सोच रहे हो, नहीं, डोंट डू दैट, ओके, डोंट डू दैट। स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ रेट। स्टेप 2 क्या है? आपको ग्रोथ रेट आइडेंटिफाई करना है। यहीं पर थोड़ा खेल ट्विस्ट है सर, ट्विस्ट समझ में आता है ना सर? ट्विस्ट क्या है? कंजर्वेटिव अप्रोच करना पड़ेगा। सिलेक्ट रेट विच यू थिंक इज रीजनेबल, this is the rate at which the average cash flow will grow going forward. I usually prefer to grow free cash flow in 2 stages. The first stage deals with first 5 years and second stage deal with last 5 years. अगर 10 साल का एवरेज आपको लेना है, फ्यूचर देखना है, तो पहले दो में बांट दो। आपको देखना है 10 साल का फ्यूचर। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? यू वांट टू नो फ्यूचर ऑफ 10 years ऑफ एनी कंपनी, मतलब 10 years का क्या देखना है आपको? FCF, फ्यूचर कैश फ्लो देखना है। तो 10 साल को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फर्स्ट 5 ईयर
एंड सेकेंड 5 ईयर, मतलब लास्ट 5 ईयर, सेकेंड नहीं लास्ट 5 ईयर। अगर 10 साल देखना है तो फर्स्ट एंड लास्ट तो दो हिस्सों में बांट दो। अब ये जो 10 साल का ग्रोथ है ना कंपनी का, तो 10 साल में से पहला 5 साल का ग्रोथ रेट को अलग रखो, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर का ग्रोथ रेट अलग रखो और लास्ट 5 ईयर्स का ग्रोथ रेट अलग रखो। सर ऐसा क्यों? अगर आप लोगों में से कोई मुझे थोड़ा हेल्प कर सकता है। विक्रांत, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। विक्रांत मुझे थोड़ा हेल्प कर कि तू जब क्लास मतलब तू तेरा रिजल्ट्स, तेरा जो एकेडमिक रिजल्ट्स है, ठीक है, मतलब सच बता सकता है अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो। तेरा जो एकेडमिक रिजल्ट्स है उसमें अगर मैं तेरे को पूछूं जब KG 1 से लेके क्लास 12 तक, ओके, फ्रॉम KG 1 से लेके क्लास 10 तक, चलो 12 छोड़ो, क्लास 10 तक अगर मैं तेरे को पूछूं कि तेरा रिजल्ट कैसा है, तो तू पहला 5 साल में ज्यादा अच्छा रिजल्ट करता था, मतलब जब तू KG स्कूल में था उस टाइम पे तेरा रिजल्ट अच्छा होता था फर्स्ट 5 ईयर्स, या फिर हाई स्कूल में तेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा हुआ है? जो सही है वो ही बता सकता है, तेरे लिए पूछ रहा हूँ। सर 10 तक तो सही था, 11 12 थोड़ा खराब हो गया। नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि 5 to 10 का रिजल्ट का एवरेज ज्यादा अच्छा है कि KG 1 से 4 तक का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, ज्यादा मतलब डिफरेंस पहला ही नहीं है? अच्छा है, हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं सर। ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 10 तक पूरा कंसिस्टेंसी था। कांस्टेंट था। फिर भी अगर पूछे, जैसे अगर मेरे को पूछोगे तो मेरा भी वैसा ही है, ज्यादातर ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन कंपनी के केस में खेल थोड़ा अलग होगा। ओके, कंपनी के केस में खेल थोड़ा अलग होगा। इसमें आपको ऐसा सोचना चाहिए, एक्चुअली क्या होता है ना, जब कंपनी स्टार्ट इनिशियल स्टेज में जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो उसका ग्रोथ स्टेज होता है। हर बिजनेस का जो साइकिल है ना, जो साइकिल मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इनिशियल या ग्रोथ स्टेज में रिटर्न ज्यादा देता है कंपनी, इसलिए कैश फ्लो भी ज्यादा मान के चलना है। तो फ्री कैश फ्लो का जो स्टेजेस है यहाँ पर आप थोड़ा 18% मान के चलो, ये फर्स्ट 5 साल। और ग्रोथ जब तक ये मैच्योरिटी में पहुंचता है तब ना इसका थोड़ा स्लोनेस आ जाता है, मैच्योरिटी या मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है, तो इसमें आप रिटर्न थोड़ा 10% समझ लेना। ये जो थोड़ा सा मीडियम कैपिटल वाला कंपनी होता है ना, उसके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करता है मार्केट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड है, मतलब आप बात समझ रहे हो ना कि स्टार्टिंग में आपका ग्रोथ ज्यादा होगा तो आप 18% ग्रोथ समझ सकते हो कैश का, जो आपके पास कितना कैश बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में कंपनी जब बिजनेस ग्रो करता है ना, ग्रोथ स्टेज में जब वो स्टॉक मार्केट में आता है, जैसे देखो ना कंपनी जब आया, आप देखो, आप रिसेंट ट्रेंड में ही देखो, जब कंपनी का ग्रोथ चालू हुआ, जैसे सोना BLW में बात कर रहा था मैं, टाटा मोटर्स छोड़ो, मैं सोना BLW में बात करता हूँ, ठीक है, सोना BLW, ठीक है, ये कंपनी अभी रिसेंट ट्रेंड में कुछ दिन पहले ही आया, कंपनी का ग्रोथ देखो सर कुछ दिनों में, ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिटर्न ज्यादा, फिर इसके बाद एक टाइम आएगा जब इसका बिजनेस मैच्योरिटी में आएगा ना, तो इसका ना थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को? आप अच्छा, एक कंपनी मेरे दिमाग में आ गया सर, सर फ्यूचर ग्रुप, इसका मैच्योरिटी हो गया है ना, फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार का बात कर रहा हूं सर, इसका मैच्योरिटी हो गया है ना, और फिर डिक्लाइन भी चालू हुआ है, क्या रे? देखो सर, स्टार्टिंग ये 2016 के आसपास का डेटा दिखा रहा है आपको, ठीक है, 15-16 से कंपनी का ग्रोथ देखो सर, जब से स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट आया है, कंपनी का ग्रोथ देखो 626 तक गया है पर शेयर, मैच्योरिटी लेवल में काफी देर तक, मतलब ऑलमोस्ट 17, 18, 19 तक कंपनी मैच्योरिटी लेवल में ही रहा है, ठीक है, उससे पहले कंपनी 14, 15, 16 में ग्रोथ स्टेज में था। तो क्या लगता है रिटर्न किस स्टेज में ज्यादा दिया है बिजनेस के पास? क्या रे, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्यों आपको ग्रोथ स्टेज में रिटर्न ज्यादा दिया है, उसके बाद रिटर्न क्या हो गया, स्टेबल ना? अरे है ना। क्या, उसके बाद देखो डिक्लाइन ना, और उसके बाद ऐसा डिक्लाइन हुआ कि अभी रिलायंस के पास सेल करने का कगार में, ऑलरेडी सेल का बात चल रहा है, लेकिन अमेजन बीच में टपक पड़ा, ठीक है, वो केस स्टडीज भी मैं कर रहा था कि अमेजन का क्या खेल है, कुछ कूपन का इश्यूज है, कभी बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये रहा करंट सिचुएशन डिक्लाइनिंग स्टेज में, फिर से अगर रिलायंस ले लेता है तो शायद फ्यूचर स्टॉक बच जाएगा, बचेगा मेरे हिसाब से बच जाएगा, 29,000 एम्प्लॉय का सवाल है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट रिलायंस को दे देगा, अब देखते हैं क्या करते हैं। ओके
क्लियर है सर कि क्यों 18% फॉर द फर्स्ट 5 years एंड अराउंड 10% फॉर द नेक्स्ट 5 years? ये बात क्लियर है सर? ये assumptions लेना पड़ेगा आपको किसी भी कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो समझने के लिए. इज दिस assumptions क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ज्योति, रोशनी, विक्रांत, तरुण बाबू, मैं सभी को पूछ रहा हूँ, क्या ये assumptions दिमाग में जा रहा है? तो फर्स्ट 5 years 18% मान के चलो, ओके, नेक्स्ट 5 years 10% मान के चलो. If the company under consideration है मैच्योर कंपनी, अगर कंपनी मैच्योर कंपनी है मतलब ऑलरेडी मैच्योर है, तो फिर फर्स्ट 5 साल के लिए 15% लेके चलो और नेक्स्ट 5 साल के लिए 10% रेस्पेक्टिवली. समझ रहे? मतलब अगर कंपनी ऑलरेडी काफी ग्रोथ कर चुका है तो फिर रिटर्न थोड़ा कम कर दो, ये रीजनेबल है. लेकिन अगर कंपनी अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टेज में है तो पहला 5 साल के 18%, नेक्स्ट 5 साल के लिए 10%. ओके, द आइडिया हियर इज टू बी एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल. ये जो आइडेंटिफाई द ग्रोथ रेट है ना फ्री कैश फ्लो का, एज पॉसिबल, एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल. क्लियर है ना? थर्ड स्टेज, एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो. अब आपको एस्टिमेट करना है फ्यूचर कैश फ्लो कंपनी कितना करके देगा आपको. चलो सर, वी नो द एवरेज कैश फ्लो फॉर 2013-14 कितना है? 140.26 करोड़. इज दिस डेटा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 140 करोड़ कहां से आया? अभी तो कैलकुलेट किए, 3 साल का एवरेज कैश फ्लो 140 करोड़ का है. 18% ग्रोथ रेट अगर है हर साल पहला 5 साल, हाँ सर, तो फिर नेक्स्ट 2014-15 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना हो जाएगा? सिंपल कंपाउंडिंग हो जाएगा एक साल के लिए. कितना? 1.18. 140 के साथ 1.18, 18% ऐड करोगे. समझ में आया ना ये कैलकुलेशन? या करके दिखाना पड़ेगा? इज दिस कैलकुलेशन क्लियर? 140 चल रहा था एवरेज में, अगर 18% ग्रोथ रेट है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 165 करोड़. इज दिस क्लियर? या फिर कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा मुझे? ये सिंपल कैलकुलेशन है ना? सिंपल करना है. 1.18 कर दो, मतलब 18% है, ठीक है. 1.18 इंटू, एक बार इक्वल मारो और इंटू कर दो 1, कितना था? 140 पॉइंट कितना था रे? 140.26, 19, हाँ कितना है सर? 140.36. ठीक है. तो एक सेकेंड रुको, 18% है तो 1% लगाने से 1% 18 पैसा, इसलिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ. तो 18% को डायरेक्टली डिवाइड बाई 100 कर दिया और +1 कर दिया, तो 1% लगाने से 1% 18 पैसा, मतलब 1.18 पैसा. एक बार इंटू कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है. एक इंटू में एक काउंट हो जाते हैं, फिर जो आपका होता है इसके साथ इंटू कर देना है क्या? 140.36, 195 आ जा रहा है. आप लोगों का कितना आया? यहाँ पर कैलकुलेटर में ज्यादा आ रहा है सर, 165 होना चाहिए. 165.62 आ रहा है. वही आएगा. यहाँ पर कुछ एडिशंस हो गया, हो जा रहा है मेरे से. 140.36 into 1.1. 1.18, हाँ बस उतना ही करना है. थैंक यू सर. ठीक है, मेरा यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटू हो जा रहा है. 1.18, अच्छा बेसिकली 1.18 को और कुछ नहीं करना चाहिए था. 1.18 इंटू 140.36 एक साल के लिए था ना, 160.62. अगर 2 साल के लिए होता तब फिर उसको इंक्रीज करना चाहिए था. अभी मैं उसका वैसा कॉन्सेप्ट में अभी आपको दिखाता हूँ. रुको, कहाँ चला गया मेरा नोट्स? ये ठीक है. तो बेसिकली आपको पहला 5 साल ऐसा क्या करते जाना है? 18% करके इंटू करते जाना है. फिर नेक्स्ट 15-16 में 165 पॉइंट के साथ 1.18, ठीक है. तो 195.43 जो मेरा कैलकुलेशन हो जा रहा था 2 साल के लिए. ओके, अगर आप ऐसा करते जाओगे तो आपका फ्यूचर कैश फ्लो कैसे दिखेगा? 14-15 18%, 15-16 18%, पहला 5 साल, हाँ, तो 165 195. कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा. इस तरह से चलेगा सर. लेकिन 1920 से चेंज हो जाएगा हिसाब, 10% हो जाएगा. बिकॉज लास्ट 5 years के लिए आपका रेट कितना है? लास्ट 5 years के लिए आपका रेट है 10%. ओके, लास्ट 5 years के लिए आपका रेट है 10%. ऐसा करते चले जाओ और देखो सर 2023-24 हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैलकुलेशन आपका चल रहा है फ्रॉम 2013-14 से, है ना. ये जो हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन चल रहा है
ये 2000 इनिशियल स्टेज मान के चलते हैं 2013-14, इसका मैच्योरिटी मान के चलते हैं सर 2019-20, ओके 19-20 हो गया आपका मैच्योरिटी का आसपास का एरिया, और 23-24 तक ये चलेगा जो इसका डिक्लाइन पीरियड तक, मतलब टोटल बिजनेस का एक स्टेजेस, ओके। तो लास्ट 5 साल के लिए आपका 10% का रेट हम लोगों ने मान के चला था, ठीक है। और ये बिजनेस कितना दिन तक चला, 19-20 तक इसका मैच्योरिटी चला। डिक्लाइनिंग स्टेज छोड़ दो सर, 23-24 डिक्लाइनिंग, सॉरी नहीं, मैच्योरिटी तक 23-24, ठीक है। तो 13-14 से मैच्योरिटी तक 23-24, हम सॉरी सर, मतलब डिक्लाइन पे थोड़ी ना इन्वेस्ट करना है, मैच्योरिटी में इन्वेस्ट करना है ना, मतलब स्टार्टिंग से मैच्योरिटी तक, डिक्लाइन में छोड़ देना है। डिक्लाइन में क्या करना है, स्टॉक छोड़ के भागो, बिजनेस जब गिर रहा है तो आप स्टॉक पकड़ के क्या करोगे। तो बेसिकली 13-14 से 23-24, मतलब इनिशियल स्टेज से, ग्रोथ स्टेज से लेके मैच्योरिटी स्टेज तक आपको स्टॉक के साथ रहना है। क्या यही चाहता है ना हर कोई, क्या हर कोई यही चाहता है स्टॉक मार्केट में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है ना। तो विद दिस नाउ वी हैव अ फेयर एस्टिमेट, तो अल्टीमेटली कितना हुआ सर आपका 517.12, ओके। विद दिस वी नाउ जस्ट, और 2-3 स्टेप है अभी, आपको लास्ट फाइनलाइजेशन हो जाएगा। वी हैव अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर फ्री कैश फ्लो। हाउ रिलायबल आर दीज नंबर्स, यू मे आस्क। अब आपके मन में चल रहा है ये कितना रिलायबल है। आफ्टर ऑल प्रेडिक्टिंग द फ्री कैश फ्लो इम्प्लाइज वी आर प्रेडिक्टिंग द सेल्स, है ना। अब फ्री कैश फ्लो बिजनेस में कैसे बढ़ता है, जब बिजनेस में सेल बढ़ता है, जब बिजनेस में एक्सपेंसेस यूज मतलब बढ़ता है, बिजनेस साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड लिटरली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली जब आप फ्री कैश फ्लो ढूंढ रहे हो तो बेसिकली आप बिजनेस का हर एक एस्पेक्ट देख रहे हो। वेल द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज जस्ट दैट, इट इज एन एस्टिमेट, ओके। एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट, द ट्रिक हियर इज टू बी एन कंजर्वेटिव एज पॉसिबल, जितना कंजर्वेटिव हो सकता है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है, थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव, मतलब बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं होना है, नहीं 18% नहीं 28% मान के चले, नहीं इतना फ्रैंक मत बनो, ठीक है। कंजर्वेटिव वे से सोचो, ठीक है, कि जितना कम हो सकता है रीजनेबल वे में, ठीक है। तो एज्यूमिंग द फ्री कैश फ्लो वी हैव एज्यूम 18% 5 साल पहले, स्टार्टिंग 5 साल के लिए, एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 5 साल के लिए। दीज आर फेयरली कंजर्वेटिव ग्रोथ रेट नंबर फॉर वेल मैनेज्ड एंड ग्रोइंग कंपनी। अगर कोई मैच्योर कंपनी का बात हो जाए तब ये 18 की जगह 15 मान के चलना चाहिए स्टैंडर्ड, और नेक्स्ट 5 साल के लिए 10% ओके है, ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड स्टेज, ओके। क्या हो गया सेकेंड स्टेज में, कि कंपनी को कितना फ्री कैश फ्लो हो सकता है अगला 10 साल में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ टर्मिनल वैल्यू क्या आ जाएगा सर, टर्मिनल वैल्यू मतलब अल्टीमेटली 10 साल बाद बिजनेस के पास कितना फ्री कैश फ्लो रहेगा, टर्मिनल। We have tried to predict the future free cash flow up to 10 years. But what would happen to the company after 10th year? क्या 10 साल के बाद कंपनी नहीं रहेगा? Would it cease to exist? क्या बंद हो जाएगा? Well, it would not. कंपनी तो ग्रोइंग कंसर्न है, बट आप यहां पर इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए सोचे। एक कंपनी एक्सपेक्टेड टू गोइंग कंसर्न which continues to exist forever, यही कॉन्सेप्ट के साथ बिजनेस बनता है। This also means as long as the company exists, there is some amount of free cash flow being generated. ये तो होना ही है। However, as company mature, the rate at which the free cash is generated states diminish. जितना बिजनेस मैच्योर होता है उतना उसका फ्री कैश डिमिनिश होता है, ये तो हर बिजनेस का होता है। अगर कोई अपने आप को समय के साथ बदल देता है तो ठीक है, जब नहीं बदल पाता है तो फिर डिमिनिश तो करेगा ना, क्या रे करता है कि नहीं करता। जब बिजनेस में मैच्योरिटी आ जाए तो कैश फ्लो, फ्री कैश रिजर्व क्या हो जाएगा, फ्री कैश फ्लो डिमिनिश होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आ रहा है दादा। नाउ फाइनल लाइन है सर, ध्यान से सुनना, फाइनल स्टेज है। द रेट एट विच द फ्री कैश फ्लो ग्रोज बियॉन्ड 10 ईयर्स, अब 10 साल बाद क्या होगा, 2024 ऑनवर्ड्स, हम लोग अभी कहाँ हैं 2013-14 में है, ठीक है, इज कॉल्ड द टर्मिनल ग्रोथ रेट। यूजुअली द टर्मिनल ग्रोथ रेट इज कंसिडर्ड टू बी लेस देन 5%, 5% से भी कम। पर्सनली आई लाइक 3 to 4%, मतलब ये 10 साल बाद का बात कर रहा है, एंड नेवर बियॉन्ड दैट, उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज मैच्योरिटी हो गया ना बिजनेस का, इसलिए रेट को कम कर रहे हैं। तो टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन क्या होता है, द टर्मिनल वैल्यू इज द सम ऑफ ऑल द फ्यूचर फ्री कैश फ्लो बियॉन्ड द 10th ईयर, ऑल्सो कॉल्ड द टर्मिनल ईयर। बियॉन्ड द 10th ईयर, 10th ईयर के बाद क्या है, टर्मिनल ईयर है। तो कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू, वी जस्ट हैव टू टेक द कैश फ्लो ऑफ द 10th ईयर। आपको 10 मतलब 10th ईयर का कैश फ्लो चाहिए, एंड ग्रो इट एट द टर्मिनल ग्रोथ रेट।
हाउएवर ग्रोथ रेट क्या माने 3 से 4%, ओके, स्टैंडर्ड 5% तक जा सकते हो. However, the formula to do this is different. We are calculating the value literally to infinity because हम लोग 10th के बाद क्या सोच रहे हैं, infinity सोच रहे हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है. टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, फ्यूचर कैश फ्लो इनटू 1 प्लस टर्मिनल ग्रोथ रेट. टर्मिनल ग्रोथ रेट कितना माना विक्रांत? टर्मिनल ग्रोथ रेट कितना माना? 3 से 4% ना, तो कितना हो जाएगा? 3-4 का एवरेज कर दे, 3.5 करके चलते हैं, ठीक है. डिवाइड करना है आपको डिस्काउंट रेट में. डिस्काउंट रेट मतलब डिस्काउंट रेट एक मान लेंगे हम लोग, जो मार्केट में इन्फ्लेशन होता है ना, जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं इन्फ्लेशन बेट करने के लिए. सपोज आप एफडी करते तो कितना होता? तो 8-9%, ठीक है. तो ये मार्केट में जो हम लोग एफडी करते हैं वो 8%, 9% जो एफडी में देता है वो बेसिकली डिस्काउंट रेट है, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको. तो मार्केट में डिस्काउंट रेट मान के चलेंगे. ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सुने हैं सर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में. तो डिस्काउंट रेट क्या होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू समझने के लिए जरूरी होता है. तो डिस्काउंट रेट माइनस टर्मिनल ग्रोथ रेट. डिस्काउंट रेट 9% मान के चलेंगे और टर्मिनल तो है ही 3.5, जो हम लोग 3-4% माने हैं उसको 3.5 मान के चलेंगे. तो अगर 2024 में बिजनेस का फ्री कैश फ्लो है 517, हम लोग अभी कैलकुलेट करके आए 517.12. भूलना नहीं है, भूलना नहीं है. 517.12 कैसे आया, क्लियर है कि नहीं है? हेलो, 517 करोड़ फ्री कैश फ्लो कैसे आया, क्लियर है ना सर आप लोगों को? यस सर. अब बस इसको क्या करना है, टर्मिनल वैल्यू पे डाल देना है. 517 करोड़ इंटू 1 प्लस 3.5 मतलब 1.35 डिवाइडेड बाई 9% डिस्काउंट रेट है. मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज का फ्यूचर देखते हैं तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में देखते हैं. तो डिस्काउंट रेट का बारे में हम लोग सर पहले क्लासेस में लेक्चर्स में समझ चुके हैं. इसको हम लोग डिस्काउंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज बैंक हमें जो रेट में पैसा प्रोवाइड करते हैं ना, उसको डिस्काउंट रेट माना जाता है, बिकॉज वो मेरा इन्फ्लेशन रेट को बीट करने में हेल्प करता है. सो इसीलिए 9% माना गया. अब ये 9% हवा से नहीं आ गया, ये बेसिक मार्केट इन्फ्लेशन रेट मान सकते हो. जो मेरा पैसा है वो हर साल कितना रेट में डिस्काउंट होता है. सिंपल बात है, आज आपके पास अगर 100 रुपया है, क्या कल वो 100 रुपया का वैल्यू सेम रहेगा? जल्दी बोलो. टुडेज 100 इज सेम नेक्स्ट ईयर, या फिर वो डिस्काउंट हो जाएगा? डिस्काउंट होगा ना. तो वही डिस्काउंट रेट, मतलब आज का 100 नेक्स्ट ईयर कितना डिस्काउंट होगा, वो डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन पे. तो वही इन्फ्लेशन रेट मैंने 9% मान के चला. 7 भी होता है, 8 भी होता है, किसी किसी कंट्री में 1000% भी होता है, वो डिपेंड करता है. इंडिया में 10% तक स्टैंडर्ड है, मतलब 5 to 10 इज इंडियन स्टैंडर्ड. ओके, इसी के अंदर घुमा फिरा करता है. सबसे बेस्ट है 6.5-7, बट यहाँ पर 9 रखा गया है, कोई बात नहीं. तो 9% माइनस आपका जो टर्मिनल ग्रोथ रेट है 3.5%. अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है टर्मिनल ग्रोथ में? 9731.25 करोड़. ये कंपनी का फ्री कैश फ्लो बनेगा बियॉन्ड 10th ईयर. बियॉन्ड 10th ईयर कितना जाएगा डोंट नो सर, बट बियॉन्ड 10th ईयर ये कंपनी का फ्री कैश फ्लो बन जाएगा 9731 करोड़. बोलो सर, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये 10th ईयर के बाद है. आप 2013-14 में हो, आप 2024 के बाद क्या होगा वो सोच रहे हो. आप ऑलरेडी पहला 10 साल समझ चुके हो. अब उसके बाद का 10 साल में क्या, 10 साल के बाद क्या होगा उसका कैलकुलेशन ये हो सकता है. दिस इज योर एस्टिमेशन, इट्स एस्टिमेशन टेक्निक. अब क्या करना है, ये जो आप 10 साल तक का सोच रहे हो ना, या 10 साल बियॉन्ड सोच रहे हो, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि भाई आज क्या करना है. सिमिलरली आप 2021 में खड़े होकर 31 में क्या है उसको आज में सोच सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए आपको एनपीवी समझना पड़ेगा. ये एनपीवी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था. नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट्स अ वेरी फेमस फाइनेंशियल टेक्निक सर. इसको कैपिटल बजटिंग टेक्निक में सिखाया जाता है, बट ये प्रीवियस लेक्चर्स में एनपीवी हम लोगों ने सीखा था. We know that future free cash flow for the next 10 years and we also know the terminal value. तो दोनों चीज पता चल गया सर. एक पता चल गया फ्यूचर फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, एंड और एक चीज पता चल गया कि टर्मिनल वैल्यू बियॉन्ड 10th ईयर, which is the future free cash flow of ARBL is 10th year and up to infinity. ठीक है, मतलब up to infinity 10th year एंड उसके बाद जो हो सकता है एक प्रेडिक्टेड 517 करोड़ 10th ईयर तक का सोचा, उसके बाद एक प्रेडिक्टेड है कि 9730 तक जा सकता है. कितना बना सर? 9731 करोड़, 9731.25 करोड़. अब क्या करना है, वी नाउ नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज इन टुडेज टर्म्स. इसको आज में कन्वर्ट करना है. नेट प्रेजेंट वैल्यू नाम में ही छुपा हुआ है.
As you may recall, this is the present value calculation. Once we find out the present value, we will add up this present value, estimate the net present value of Amaranth battery. Because हम लोग Amaranth battery से बेस बना के कर रहे हैं, मतलब उसी का एनुअल रिपोर्ट यूज किए. तो we will assume discount rate 9%, मतलब आपको मैंने अभी बताया मार्केट का इन्फ्लेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन 2015-16, मतलब ये 13-14 का बात है, तो 15-16 कब होगा? मैं बात कर रहा हूँ 13-14 में बैठ के, तो 15-16 कितना दिन बाद आएगा? 2 साल बाद आएगा. ये सर नो? हेलो सर, हम लोग 13-14 में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो 15-16 2 इयर्स बाद आएगा. ठीक है, तो Amaranth बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव कितना? 2 साल बाद. 2 साल बाद कितना रिसीव कर, फिर फ्री कैश फ्लो इसका कितना होगा? ऑलरेडी कैलकुलेटेड सर, 195.29. कहां से बोल दिया मैंने? अरे यहां से बोला ना. देखो ये लिस्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया था. 14-15 में आपके पास 165 था, 15-16 में आपके पास 195.43 हो गया. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस थिंग्स. और कैसे हुआ वो भी आपको मैंने बता के आया. आपको क्या करना है अभी? आपको कुछ नहीं करना है. वो जो 195 आपका 2 साल बाद था ना, उसका आज का वैल्यू करो. इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लासेस में, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में करके रखे, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको भी सिखा के रखा जाता है. तो 195.29 जो आपको 2 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है? 164.37. कैसे पता चला? डिस्काउंट कर दिया आपने. इट्स अ डिस्काउंटिंग टेक्निक. 1.1 प्लस 9% में 2 साल में इसको डिस्काउंट कर दिया गया. कैलकुलेटर में करोगे तो कुछ ऐसा होता है. मुझे थोड़ा हेल्प करेगा रोशनी? 1 पॉइंट कितना करे? 1.09, मतलब ऐसा होता है 9 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 9%, प्लस 1 मतलब 1.09. इसको डिवाइड कर देंगे ना. डिवाइड कितना बार? 2 साल के लिए, एक बार 2 बार. ये मेरा मिल गया डिस्काउंट फैक्टर. इसको इंटू कर देंगे 195 पॉइंट कितना रे ज्योति? 195.29. सही हुआ क्या? देख तो. नहीं हुआ मेरा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये पता नहीं, ये लैपटॉप वाला कैलकुलेटर कभी कभी कुछ गड़बड़ दिखाता है. क्या आप लोगों का हुआ सर? 1.09 डिवाइड इक्वल एक बार 2 बार इंटू करना है 195 पॉइंट कितना? 29. या आ गया सर. पता नहीं बीच बीच में क्या गड़बड़ हो जाता है. 164.37 हुआ ना सर? अरे हुआ कि नहीं? Yes sir. ठीक है, तो बेसिकली 2 साल बाद जो 195.29 आपको मिल रहा था 13-14 में बैठे, उसका आज का वैल्यू आप निकालिए 164.37. एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में आपको क्या करना है? हर एक फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है. फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, 165 का 151.94, 195 का वी जस्ट कैलकुलेटेड 164.37. ठीक है, ये डिस्काउंटेड टेक्निक है. डोंट वरी, ये एक्चुअली हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके थे. फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसीलिए प्रीवियस लेक्चर्स बहुत वाइटल था. ओके, तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे यहाँ पर जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं. एक्चुअली मैं प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा के रखा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए एनपीवी का क्लास बहुत वाइटल था. इस तरह से जब हम चलते गए 2023-24 तक हमारा कितना आया था सर? 517.12. तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में कितना है? 23-24 में 517 करोड़ का आज का वैल्यू है 218 करोड़. 9% रेट में डिस्काउंट किया गया टू 18.5 करोड़. दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. मार्केट इन्फ्लेशन में इसको आज में कन्वर्ट किया गया. मार्केट में 9% इन्फ्लेशन है, ये मान के चला. 517 करोड़ आप 2023-24 में कंपनी के पास होता, उसको आज में कन्वर्ट करके पता चल रहा है एस्टिमेटेड कि जो 517 करोड़ मेरा 23-24 में है, उसका आज का वैल्यू है 218 करोड़ व्हेन डिस्काउंट रेट इज 9%. इज दिस पॉइंट क्लियर सर? आप देखना चाहते हो ये वाला 23-24 का 10 साल में ना, ये 10 साल में हुआ है. आप कैलकुलेट करके कोई मुझे बताए कहीं. 1.09, ठीक है, डिवाइड बस इक्वल मारते रहो 10 बार. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार. जो वैल्यू आया उसको 517 के साथ इंटू कर दो, 517.12 के साथ इंटू कर दो, इंटू 517.12.
218.43 क्लियर हुआ क्या? 218.43 या 54, इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या आप लोगों को? नेट प्रेजेंट वैल्यू। विक्रांत क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। सिमिलरली वो जो अमाउंट था ना सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्री कैश फ्लो, सबको टोटल करो, कितना हो रहा है? ये सभी टोटल करके 1968.14। ओके, इसका भी हो जाएगा, और वो जो 9731 का जो टर्मिनल वैल्यू था उसका भी हो जाएगा। उसका भी करोगे ना तो आपको ये मिलेगा 4110.69 करोड़, मतलब 9731 करोड़ जो 10 साल बाद का टर्मिनल वैल्यू आया था, उसका आज का वैल्यू है 9% इन्फ्लेशन रेट में। हर चीज को आज में कन्वर्ट करना है, तभी तो आप बता सकते हैं ना आपको एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट और ये अमाउंट को जोड़ना है, कितना होता है सर? 6078.83 करोड़। ठीक है, दोनों अमाउंट जोड़ दिया, क्या क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्री कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू जोड़ने के बाद होता है 6078.83 करोड़ फ्री कैश फ्लो। ओके, मतलब देयर सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब क्या है सर, अभी इसको ना नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। सर नंबर ऑफ शेयर कहां मिलेगा? शेयर प्राइस कैलकुलेशन अभी हो जाएगा 2 मिनट में। शेयर प्राइस कैलकुलेशंस, शेयर प्राइस का कैलकुलेशन अभी करना है। तो शेयर प्राइस कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या करना है सर? नेट डेब्ट ढूंढना है। नेट डेब्ट मतलब करेंट टोटल डेब्ट माइनस कैश एंड कैश बैलेंस। नेट डेब्ट ढूंढना है आपको। नेट डेब्ट क्या होता है? करेंट ईयर टोटल डेब्ट माइनस कैश एंड कैश बैलेंस। ये कहां मिलेगा? फिर से जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो शेयर प्राइस के क्या है सर? वी आर नाउ वेरी लास्ट स्टेप ऑफ द डीसीएफ एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का लास्ट स्टेज में है। 3 मिनट 4 मिनट लगेगा सर, सुन लो, बिकॉज नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। We will now calculate the share price of Amaran Battery based on future free cash flow of the firm. We now know the total free cash flow of that Amaran Battery is likely to generate. We also know the number of share outstanding in the market. कितना शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग है वो भी हमें पता है, कहां से? एनुअल रिपोर्ट से। Dividing the total free cash flow by the total number of shares would give us per share price. However, before doing that, we need to calculate the value of net debt from the company's balance sheet. उससे पहले नेट डेब्ट ढूंढना है बैलेंस शीट से। करेंट ईयर टोटल डेब्ट, उससे माइनस करना है कैश एंड कैश बैलेंस। जल्दी देखो सर, करेंट ईयर डेब्ट उससे माइनस करना है, यहां पर आपको मिल जाएगा। आप बैलेंस शीट में जाओगे ना, आपको दिख जाएगा। ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम, ये सॉरी कैश फ्लो नहीं, बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में कैश एंड बैलेंस देखो, कैश एंड बैलेंस कितना दिख रहा है? 2945, मतलब 294 करोड़ का। ठीक है, तो यही है यहाँ पर 294, और डेब्ट का भी अगर आप देखोगे ना आपको 75 दिख जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली डेब्ट जो है ना सर कंपनी का, वो कैश अमाउंट से लेस कर दो। ठीक है, डेब्ट मतलब लोन है, करेंट ईयर का डेब्ट, बाकी का नहीं, करेंट ईयर का, वो कैश बैलेंस से लेस कर दो, बिकॉज वो देना पड़ेगा। तो आपके पास कितना कैश करेंटली हो गया? 218 करोड़ का। कैश बैलेंस से डेब्ट हटा दो करेंट ईयर का, तो 218 करोड़ का हुआ। डोंट वरी, ये नेगेटिव है, अच्छा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कंपनी हैज मोर कैश देन डेब्ट। अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता ना, इसका मतलब होता कि कंपनी के पास उतना कैश नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा डेब्ट है। तो दिस नेचुरली हैज टू बी एडेड टू द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो। इसको ऐड कर देना है फ्री कैश फ्लो के साथ, मतलब 6078 के साथ ऐड कर दो 218, तो हो जाएगा 6297.43 करोड़। ये करेंट ईयर के हिसाब से। ओके, 6078 के साथ करंट ईयर का जो डेब्ट है उसको कैश बैलेंस से हटा दो। कैश बैलेंस करंट ईयर बैलेंस शीट में आपको मिला, दिखाया मैंने, वहां से डेब्ट को हटाया, डेब्ट को हटा के जो आया 218 करोड़ उसको ऐड करो, तो 6297। अब इसको क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। 6297.43 को डिवाइड कर दिया सर नंबर ऑफ शेयर से। कहां से मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स? अगेन बैलेंस शीट में जाना होगा। सर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल होता है, देखा है आप लोगों ने? ये रहो सर, शेयर कैपिटल कितना है सर? 170 मिलियन दिख रहा है क्या? 170 मिलियन का शेयर कैपिटल क्या दिखाई दे रहा है? हेलो, না না दिखते স্ক্রিন पाচ্ছিস আটকে ना? গেছে। अच्छा, क्या रीशेयर करूं? सभी का अटक गया क्या? हाँ, हाँ सर। फिर से चेक करो एक बार, चेक करो फिर से।
दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर। दिख रहा है क्या रोशनी? দাদা 368 পার শেয়ার 368 পার শেয়ার ওই জায়গাটা দেখাচ্ছে। देख दिख रहा है ना? तो হ্যাঁ आपको হ্যাঁ आपको एनुअल रिपोर्ट में 17 ये वाला दिख जाएगा। ये देखो एनुअल रिपोर्ट में 170 मिलियन का है शेयर्स, तो यहाँ पर आपको 170 मिलियन को अगर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 17 करोड़। ठीक है, तो 170 मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट कर दिया 17 करोड़, तो 6297 डिवाइडेड बाई 17 करोड़, तो कितना हो गया 368 पर शेयर। ये एमरन बैटरी का 2013-14 का जो दिसंबर महीने का कैलकुलेशन है, उस टाइम पे उसका शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू ये होना चाहिए था। ओके, ये होना चाहिए था। उस टाइम पे इसका दाम चल रहा था ऑलमोस्ट 725-26 के आसपास। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या था, ज्यादा चल रहा था। इसमें थोड़ा और चेंजेस किया जाता है। ठीक है, दैट इज ये 368 अगर आपको समझ में आया ना सर, इसमें भी थोड़ा सा अप डाउन होता है 10% प्लस माइनस, जिसको मॉडलिंग एरर कहा जाता है सर। ये मॉडलिंग एरर मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन बिफोर दैट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मॉडलिंग एरर समझने से पहले आप लोग जरूर एक बार ये पूरा का पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू का क्लास फिर से एक बार सुन लेना, अगर आप लोगों को डाउट है तो। 368 जो है ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकला करेंट, मतलब 2013-14 का। अगर मैं आपको करंट हिसाब से बात करूं, मैं एमरन फिर से ओपन कर रहा हूं एक बार। एमरन का अगर मैं आपको उस टाइम का बात एक बार करूं, ये दिसंबर का है हिसाब, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं 2014 दिसंबर 2। मैं आपको लेके चलता हूं दिसंबर के उस टाइम पे जिस टाइम पे ये कैलकुलेशन हुआ था। देखो तो सर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिसंबर 3 में देख रहे हैं सर आप लोग? हेलो, হ্যাঁ দাদা दिसंबर 3 में देखो कितना शेयर चल रहा है, 756, 756। हाँ, उस टाइम पे उसका হ্যাঁ इंट्रिंसिक वैल्यू था 368 प्लस माइनस 10%। मतलब एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू का रेंज होता है जिसको एक्चुअली मॉडलिंग एरर कहते हैं। 10% प्लस माइनस कर सकते हो। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ, ये सिस्टम है फाइनेंस का, तो उस टाइम पे ये इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा चल रहा था। उसके लिए कुछ दिनों तक ना काफी देर तक सेम जगह में रहा, उसके बाद फिर से ये चेंजेस हुआ। ठीक है, तो सवाल ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस आप लोगों को मैंने आज सिखाया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट दिन मैं आपको इसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये सिखाऊंगा, साथ में मॉडलिंग एरर भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा सर? मॉडलिंग एरर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। क्या समझ में आया सर? इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, सो वेरी वेरी सेलिब्रेटेड मॉडल, बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड मॉडल है। क्या समझ में आया सर? इट्स अ लेंथी डिस्कशन, आई अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? बताओ सर एक बार। হ্যাঁ দাদা ज्योति रोशनी को इजी लगेगा एक चीज, क्योंकि सब एफएम का खेल है। अरे सब है दादा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खेल है। ठीक है, विक्रांत को भी समझ में आया होगा, बिकॉज विक्रांत ऐसे दिमाग अच्छा है इसका, फाइनेंस पढ़ा नहीं है पर समझ लेता है। क्या विक्रांत बोल, समझ में कब आया? तक रहेगा वो पता नहीं। समझ में आ गया सर, लेकिन कब तक रहेगा वो देखना एक बार पड़ेगा। रिवाइज, ये क्लास फिर से एक बार रिवाइज जरूर करना सर, हाँ, बिकॉज वो करना ही पड़ेगा। हाँ, बिकॉज ये क्लास बहुत वाइटल है। इसमें आपको एक्चुअली कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू का नॉलेज मिलता है, और उसके ऊपर बेस करके क्या डिसीजंस लेना होता है, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसके साथ कुछ और मॉडलिंग एरर वगैरह होता है। ठीक है, तो वो मॉडलिंग एरर एंड प्राइस बैंड होता है, इंट्रिंसिक का भी एक बैंड होता है। ठीक है, तो वो बैंड कैसे डिसाइड करता है, जो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, তরুণ বাবু আওয়াজ কি এখনো ক্লিয়ার হয়নি আপনার সাথে আমার? তরুণ বাবু আছে ক্লাসে, বাট আমি দেখতে পাচ্ছি না, মানে আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আছি। আচ্ছা, আপনি কিছু বুঝতে পারলেন ক্লাসের আজকে? অল্প স্বল্প। অল্প স্বল্প। প্রিভিয়াস ক্লাসেস গুলো একটু মানে কানেক্ট করতে আমার হবে। হেডফোনটা নেই তো সেই জন্য একসাথে শুনতে আর দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি শুনেছেন, এটাই ঠিক আছে, কিন্তু পুরোনো যে লেকচার্স গুলো আছে আমার, ওইগুলো একটু শুনে নেবেন, নাহলে কিন্তু পুরোটা কানেক্ট হবে না। আমাকে একটু তাহলে পাঠালে ভালো হয়, আমার কাছে আমি তো নেই। আমি পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। এর সাথে কম করে 3 থেকে 4টে ক্লাস এর সাথে জোড়া हुआ আছে, মানে হ্যাঁ, শেয়ার ক্যাশ ফ্লোটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। শেয়ার ভ্যালুয়েশনের সাথে জোড়া হওয়া 3-4টে টপিক আছে। আপনি একটু কানেক্টেড পয়েন্টগুলো করবেন, বিশেষ করে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, এই জায়গাগুলো যদি একটু বুঝতে পেরে যান খুব সুবিধা হয়। আমি ক্যাশ ফ্লোর ক্লাসটাও প্রোভাইড করে দেবো আপনাকে, একটু ঠিক আছে। দেখতে হবে, ধৈর্য ধরে একটু সময় করে দেখে নেবেন, ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করবেন। খুব ভাইটাল জিনিস ছিল এটা,
একটা স্টকের শেয়ারের প্রাইসের ভ্যালুয়েশন, ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু, যেটার উপরে মার্কেটে রিসার্চ অ্যানালিস্টরা অ্যানালিসিস করে স্টকের ব্যাপারে বলে, সেটার ক্যালকুলেশন, মানে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটের সব থেকে সেলিব্রেটেড একটা মডেল এটা। ঠিক আছে, আপনি ওগুলো দিলে আমি দেখে নেব। ওকে, ঠিক আছে, ওকে, আজ এতটাই রাখলাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ओके ঠিক আছে। बाय सबको, टाटा, रोशनी, Good ज्योति, गुड রাখি नाइट, দাদা। टाटा सर, टाटा, गुड नाइट। Good night। ओके, क्लास लेके रिवीजन जरूर कर लेना।